वर्चस्व इस वक्त बहुत उलझन में था। उसके पास कियारा की बात का जवाब देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वह जैसे बोला, विहान को वापस बुलाओ। कियारा ने देखा कि वर्चस्व का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए उसने अपने इस शॉर्ट टेम्पर्ड ब्रदर को और ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश नहीं की। वैसे भी वह जो करने आई थी उसका काम तो ऑलरेडी हो ही चुका था। वह जाने के लिए केबिन से बाहर निकल गई। अजय उसे किसी को ड्रॉप करने के लिए भेजना चाहता था, लेकिन कियारा बोली, मैं खुद का ड्राइव करके चली जाऊंगी। फिर भी अजय रिस्पेक्टफुल होकर कियारा को पार्किंग एरिया तक छोड़ने गया। अजय ने हंसते हुए मजाक में कियारा से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मैडम का इस तरह से साइड लेंगी। कियारा ने प्राउडली अपना सिर उठाया और बोली, उसकी साइड कौन ले रहा था, मुझे तो अपने भाई की रेपुटेशन की फिक्र थी। अजय को बहुत जोर से हंसी आ रही थी, लेकिन वह इस छोटी बच्ची के साथ बहस करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। कियारा ने अनलॉक की प्रेस किया और एक स्पोर्ट कार की हेडलाइट जलने लगी। अजय बोला, क्या आपने नई कार खरीद ली? अनाया मैडम ने जो कार आपके लिए दी थी ये तो वह नहीं है। कियारा बोली, मैंने इसे पहले ही खरीद लिया था, मैं बस इसका उसे नहीं कर रही थी। अनाया ने उसके लिए जो कुछ भी खरीदा था वह सारी चीज़ों का प्राइस बहुत कम था। अनाया ने कियारा को जो अपार्टमेंट दिया था वह उसके पुराने अपार्टमेंट के बराबर ही था, लेकिन फिर भी कियारा को वह काफ़ी पसंद आया था। अनाया ने उसे वुलन का एक सेट भी गिफ्ट किया था। वह ब्रांडेड नहीं था, लेकिन अनाया ने उसे बहुत प्यार यूज़ किया था। इंटरनेट पर वर्चस्व का नव्या के बारे में जो भी न्यूज़ फैल रही थी उसे लोग पहले ही अच्छी तरह से वाकिफ थे। आज वर्चस्व और नव्या एक साथ यूनिवर्सिटी में आए थे। लोगों को इसलिए गॉसिप करने का एक और रीजन मिल गया था। हर कोई कह रहा था कि अनाया वर्चस्व की पर्सनल कुक थी, जिसे अब वर्चस्व ने जॉब से निकाल दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि अनाया और वर्चस्व का रिलेशनशिप टूट गया है और बहुत जल्दी उनका डिवोर्स हो जाएगा और उसकी जगह पर नव्या वर्चस्व की वाइफ बन जाएगी। अनाया को इस सब के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह सारा गौरव और विहान के साथ ऑनलाइन गेम खेल रही थी। विहान बहुत इंटेलिजेंट था, उसने गेम के रूल को अच्छी तरह से समझ लिया था। जब उसने प्रोग्राम सेट छोड़ा तो वह समझ गया था कि उसे वर्चस्व ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, इसलिए उसने सीधे सीधे इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वह चाहे तो भी वर्चस्व से आमने सामने नहीं टकरा सकता था। वह तो क्या, अगर उसकी सारी फैमिली भी वर्चस्व से टकराने की कोशिश करती तो भी वह जीतने वाले नहीं थे। विहान ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर अनाया को अंदर ही अंदर गिल्टी फील कराया और कॉम्पनसेशन के रूप में अनाया और गौरव को गेम खेलने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल किया। उसी वक्त अनाया के बेडरूम के डोर पर नॉक हुआ। अनाया को कोई आइडिया नहीं था कि इस वक्त कौन आया होगा, लेकिन सामने से अनाया की एक जूनियर ने नॉक करते करते हुए कहा, सीनियर मिस रॉय प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए और बाहर देखिए क्या हो रहा है। जब अनाया ने डोर ओपन किया तो बाहर से एक लड़के की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अनाया, आई लाइक यू, मैंने तुम्हें 2 साल पहले देखा था। वर्चस्व को नहीं पता कि तुम कितनी अच्छी हो। अगर वह तुम्हें प्यार नहीं करता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मैरिड हो। मैं तुम्हारे डिवोर्स होने तक वेट करूंगा। अनाया, आई रियली लाइक यू, डोंट वरी, तुम वर्चस्व को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हें लाइफ टाइम बहुत खुश रखूंगा। यह क्या बकवास चल रही है, सोचते हुए सारा ने जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन रख दिया और देखने के लिए बाहर दौड़ी। जो लड़का अनाया के लिए चिल्ला रहा था उसके हाथों में रेड रोज़ का बुके था। उसके पास में एक और लड़का हाथों में बहुत सारी चॉकलेट और बैलून लिए खड़ा था। वह सारा को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, सारा, आई लाइक यू, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ प्लीज़। सारा मेरी फैमिली की बहुत बड़ी कंपनी है, तुम उस कंपनी की मालकिन बन जाओगी। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हें बहुत सालों से पसंद करता हूं, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। उस लड़के की बातें सुनकर सारा की पूरी बॉडी में कंपी होने लगी। प्यार को लेकर सारा की जो भी फैंटेसी थी वह सब साहिल के आसपास ही घूमती थी, लेकिन उस साइलेंट पसंद ने सारा से कभी भी इस तरह की रोमांटिक बातें नहीं की थीं, और वह कभी भी किसी ऑपोजिट जेंडर के पसंद को सारा से इस तरह की बातें करने की परमिशन भी नहीं देता था। तभी किसी ने सारा और अनाया को बालकनी में देखा और जोर से चिल्लाने लगा, सारा बाहर आ गई है, अनाया बाहर आ गई है, उसे देखो, उस तरफ देखो। अनाया ने हैरानी से सारा की तरफ देखा और बोली, मैं उसे लड़के को नहीं जानती, कौन है वह? सारा ने भी अपने कंधे उछाले और अनाया से बोली, मैं क्या उसकी मौसी हूँ? ऑफकोर्स मैं भी उसे नहीं जानती। अनाया और सारा जैसे ही बाहर आई एक लड़के ने हाथ में माइक्रोफोन पकड़ लिया और दूसरा गिटार बजाते हुए रोमांटिक सॉन्ग गाने लगा। जैसे ही गाना खत्म हुआ आसपास के स्टूडेंट जोर जोर से तालियां बजाकर हंसते हुए मजाक उड़ाने लगे। अनाया और सारा दोनों लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी थीं और देख सकती थीं कि यह लोग किस चीज़ का वेट कर रहे थे। इस तरह का डेयरिंग प्रपोजल भले ही देखने में बहुत अच्छे लगते हों, लेकिन हर कोई जानता था कि इसका रिजल्ट सक्सेसफुल कम और अनसक्सेसफुल ज़्यादा होता है। नीचे खड़े 2 लोग पहले ही अपने मन में ये सोच चुके थे कि वह लोग इतने हाई प्रोफाइल हैं कि अनाया और सारा उन्हें कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगी। अनाया के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। अनाया ने नीचे देखा और बोली, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि अपना सामान उठाएं और तुरंत यहाँ से चले जाएं। आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा। लेकिन नीचे वाला लड़का हार मानने को तैयार नहीं था। वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, अनाया, वर्चस्व तुमसे प्यार नहीं करता।
अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम कभी खुश नहीं रहोगी। अनाया को समझ में आ गया था कि यह ऐसे नहीं मानेगा। उसने एग्रेसिवली दोबारा नीचे देखा और बोली, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। अनाया ने उसे ब्रूटली रिजेक्ट कर दिया। सबके सामने रिजेक्ट होने पर लड़के के फेस के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। वह बोला, अनाया क्या तुम्हें वर्चस्व के पैसे और पावर पर इतना ट्रस्ट है? याद रखना वह सब चीज़ें तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। वह तुमसे प्यार नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करता है। इंटरनेट पर सबने देखा है कि वह दूसरी लड़कियों के क्लोज है। तुम उसकी नज़रों में यूज़ और थ्रो प्रोडक्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। अनाया नव्या और वर्चस्व को लेकर पहले ही दुखी थी। उस लड़के की बातें अनाया के दिल में चुभ रही थीं। आसपास खड़े स्टूडेंट ये सब सुन रहे थे। अनाया ने अपने होंठ भींच लिए और घूरकर उस लड़के को देखा। अनाया कहते हुए सारा ने फिक्र भरी नज़रों से अनाया को देखा। अनाया समझ गई कि सारा उसके लिए परेशान है। वह बोली, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। मैं इस तरह के इडियट से झगड़ा नहीं करूँगी। सारा सोच रही थी कि नीचे कैंपस में खड़े उन बदमाश लड़कों को कैसे सबक सिखाया जाए। तभी भीड़ में पीछे से निकालकर एक लंबा शख्स सामने आया और उसने उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया। इससे पहले कि वह लड़का कोई भी रिएक्ट कर पाता, उसने लड़के को जमीन पर पटक दिया और कंटिन्यू उस लड़के पर एक के बाद एक पंच बरसाने शुरू कर दिए। वह इतना एग्रेसिव था कि आसपास के लड़कों ने उससे टकराने की हिम्मत नहीं की। सारा बोली, ये तो वर्चस्व लगता है। अनाया ने धीमी आवाज में कहा, हाँ वह वर्चस्व ही है। अनाया ने वर्चस्व को दूर से देखकर ही पहचान लिया था। तभी एक आदमी आया और लड़ाई रोकने लगा। अनाया पहचान गई थी कि वह मोंटी था। वर्चस्व ने मोंटी का हाथ झटकते हुए कहा, जस्ट गो टू द हेल। उसकी आवाज़ बहुत एग्रेसिव और कोल्ड थी। साफ साफ समझ में आ रहा था कि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में था। आसपास खड़े स्टूडेंट एक दूसरे को देखते रह गए और उन्होंने मुंह से आवाज़ निकालने तक की हिम्मत नहीं की। जो लड़का कुछ देर पहले सारा को प्रपोज कर रहा था, उसने अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाया और वर्चस्व को धमकाते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड पर हाथ उठाने की? मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा। वर्चस्व ने उस लड़के को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अनाया को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी गुस्से भरी जलती हुई नज़रों को अनाया 10 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस से फील कर सकती थी। मोंटी ने दोनों लड़कों को खींचा और कुछ दूरी पर ले जाकर उनके साथ बात करने लगा। दोनों लड़के डर से कांपने लगे। उनके हाथों के फूल, गिटार और माइक्रोफोन सब वहीं नीचे गिर गए। वह दोनों घबराकर बहुत तेज़ी से भाग गए। अनाया उन्हें देखकर तुरंत समझ गई थी कि मोंटी ने उन्हें धमकाया था। आसपास के लोग वर्चस्व और मोंटी को देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों लोग कौन हैं। बाहर बहुत ठंड थी और टेम्परेचर कंटिन्यू गिरता ही जा रहा था। अनाया ने अपना स्लीपवेयर पहना हुआ था और वह कुछ देर से बालकनी में खड़ी थी। उसे लगा कि उसकी बॉडी का ब्लड ठंड से जम रहा है। वह वापस अपने रूम में जाना चाहती थी और वर्चस्व से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पैर तो जैसे जम ही गए थे। वह बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी, यहाँ तक कि उसकी नज़रें भी वर्चस्व के ऊपर ही टिकी हुई थीं। वर्चस्व ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अनाया का नंबर डायल कर दिया। मोबाइल फ़ोन अनाया की हाथ में ही था। वर्चस्व ने देखा कि अनाया के फ़ोन की स्क्रीन लाइट ऑन हो गई है। फ़ोन वाइब्रेट होता रहा और थोड़ी देर बाद वर्चस्व को एक रिकॉर्ड फीमेल वॉइस सुनाई दी। द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ नॉट आंसरिंग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। वर्चस्व ने दोबारा अनाया का नंबर डायल कर दिया, लेकिन अनाया ने इस बार भी कॉल रिसीव नहीं किया और वर्चस्व को दोबारा वही रोबोटिक फीमेल वॉइस सुनाई दी। रात का अंधेरा भी वर्चस्व के फेस की उदासी को छिपा नहीं पाया। उसे एक अननोन फियर फील हो रहा था। सारा ने अनाया को अपनी तरफ खींचकर गले लगाया और उसे कंफर्टेबल फील कराने लगी। सारा की बॉडी की हीट जब अनाया को फील हुई तब जाकर उसे होश आया। सारा बोली, चलो अंदर चले। मोंटी घबराकर आगे बढ़ा और वर्चस्व से बोला, युवराज मैं जाकर मैडम को बुलाकर लाऊं या मैं हॉस्टल की मैनेजर से बात करूं? फिर आप खुद जाकर मैडम से मिल सकते हैं। वर्चस्व बहुत बुरे मूड में था। उसने कहा, साहिल को कॉल करो और उसे यहाँ आने के लिए कहो। क्या? मोंटी हैरानी से बोला। वर्चस्व ने अपने असिस्टेंट को खा जाने वाली नज़रों से देखा और बोला, क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती? मोंटी ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हालांकि वह अजय की तरह लॉजिकल और प्रोफेशनल मैटर्स को इतनी अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाता था, लेकिन उसे लाइफ के इमोशनल मैटर से डील करना बहुत अच्छे से आता था। मोंटी ने साहिल को कॉल करके कहा, मिस्टर मित्तल मैं युवराज का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। किसी ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस में मिस बंसल को ओपनली प्रपोज किया है। क्या आप ये सब देखने में इंटरेस्टेड है? साहिल यूनिवर्सिटी के पास द मूनलाइट नाम की एक 5 स्टार होटल में रह रहा था। वह 5 मिनट से भी कम टाइम में अपनी नाइट 15-15 को लेकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस में पहुंच गया। उसकी ऑफ रोड कार किसी बड़े डेविल की तरह दहाड़ रही थी। आसपास खड़े स्टूडेंट साहिल को देखकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगे, अरे वहाँ एक और हैंडसम लड़का, अब क्या होने वाला है? बालकनी का डोर पूरी तरह से बंद नहीं था। बाहर की चीखों ने एक बार फिर से अनाया और सारा का अटेंशन ग्रैब किया। अनाया को याद आया कि सारा को पावरफुल ऑफ रोड कार बहुत पसंद थी। सिर्फ कुछ ही लोग इस तरह के नाइट 15 को पसंद करते थे। अनाया ने तुरंत साहिल के बारे में सोचा।
सारा के फेस के एक्सप्रेशन पहले ही डाउन हो चुके थे। वह विंडो के पास गई। वह वास्तव में साहिल ही था। सारा इरिटेट होकर बोली, ये फिर से मुझे परेशान करने आया है। साहिल ने वर्चस्व को अपने पास खड़े देखा और फिर उसके बाद उसकी नज़र मोंटी पर पड़ गई। उसने चारों तरफ देखा, वहाँ कुछ कैंडल्स, चॉकलेट्स, रेड रोजेस पड़े थे। उसने उन चीज़ों को हिकारत भरी नज़रों से देखा और बोला, ये किस तरह की घटिया और बचकानी चीज़ें हैं? कहाँ है वह? साहिल ने सीधे वर्चस्व से पूछा। वर्चस्व इरिटेट होकर बोला, चलो चलें। साहिल को कुछ समझ में नहीं आया और उसके एक्सप्रेशन भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने सोचा, जब चलना ही है तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? साहिल ने वर्चस्व की नज़रों का पीछा किया और हॉस्टल की 3rd फ्लोर की बालकनी को देखा। सारा और अनाया के हॉस्टल की बालकनी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अपार्टमेंट की बालकनी में उन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे खाली बालकनी नीचे खड़े दोनों लोगों का मजाक उड़ा रही हो। साहिल समझ गया कि वर्चस्व के कहने का मतलब क्या है। वह दोनों बालकनी से सारा और अनाया के रूम में जाने का प्लान कर चुके थे। सारा, तुम और साहिल, अनाया कहते कहते रुक गई। कुछ सेकंड रुककर वह फिर बोली, क्या साहिल अभी भी तुमसे प्यार करता है? अनाया पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी सारा से यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्या तुम अभी भी साहिल से प्यार करती हो? सारा मजाक उड़ाते हुए बोली, प्यार? प्यार वर्ड की इंसल्ट मत करो। तुम्हें नहीं पता साहिल की माँ अपनी फैमिली के लिए एक बहू ढूंढ रही है। वह पहले ही बहुत सारी हाई क्लास एजुकेटेड लड़कियों से मिल चुकी है। उनमें से एक लड़की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। वह मुझ जैसी लड़ाकू और लावारिस लड़की को मित्तल फैमिली की बहू बनाने के बारे में कैसे सोच सकती है? अनाया का दिल दुख गया। वह इमोशनल होकर बोली, सारा, कम से कम खुद अपने बारे में तो ऐसे मत कहो। सारा हमेशा क्लासेस बंद करती थी और वह बहुत ज़्यादा शरारती भी थी, लेकिन उसके ग्रेड हमेशा ही अच्छे आते थे। अगर उसकी फैमिली के साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता तो वह बल्कि किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती थी। सारा ने अनाया को देखकर स्माइल पास की और बोली, मैं अपने आप को बुरा नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि साहिल और मेरे बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और यह फ़र्क अब कभी नहीं मिट सकता। जैसा कि अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस कभी खत्म नहीं हो सकता था, तो सारा ने डिसाइड कर लिया था कि वह साहिल जैसे गुंडे के लिए, जो उसे हर वक्त परेशान करता रहता है, अपने दिल में कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेगी। वह चाहता है कि सारा इतना कुछ हो जाने के बाद भी उससे प्यार करती रहे। सारा ने बालकनी के स्लाइडिंग डोर ओपन किया और नीचे देखा। सारा समझ चुकी थी कि नीचे खड़े दोनों लोग बालकनी से रूम में आने का प्लान बना रहे हैं। वह अंदर गई और सिंक से पाइप कनेक्ट करके नल चालू कर लिया। पानी जोर जोर से बह रहा था। जब आसपास खड़े स्टूडेंट ने अनाया और सारा को बालकनी में देखा तो वह फिर एक्साइटमेंट से उछलने लगे और हंगामा करने लगे। रॉकी की नज़र सारा के हाथ में पकड़े हुए पानी के पाइप पर पड़ी। वह देखकर ही समझ गया कि सारा क्या करने वाली है। वह जोर से बोला, मिस बंसल, बहुत ठंड है। एग्रेसिव होकर इस तरह का कुछ मत करिए प्लीज़। सारा ने साहिल को देखा और उसे वार्निंग देते हुए बोली, साहिल, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? रॉकी सारा को अच्छी तरह जानता था कि वह कुछ भी कर सकती है। वह दौड़कर साहिल के पास गया और बोला, भाई आज चलिए यहाँ से, मिस बंसल से फिर किसी दिन बात करेंगे। साहिल अभी भी बालकनी में हाथ में पानी का पाइप पकड़े हुए सारा को एक्सप्रेशनलेस होकर देख रहा था। वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला और मन ही मन तंज करते हुए बोला, बात करो। हूँ क्या बात करो? वह तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। सारा ने एक बार फिर पूछा, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? साहिल उसे कंटिन्यू देखता रहा और उसने सारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सारा की हरकत देखकर वर्चस्व तो पलकें झपकाना भी भूल गया। वह आंखें फाड़कर बालकनी में खड़ी सारा और अनाया को ही देख रहा था। उसके बगल में मोंटी भी मुंह खोले खड़ा था। यहाँ जो कुछ हो रहा था वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सारा गुस्से में बोली, नहीं जा रहे ना? तो ठीक है फिर। सारा ने पाइप को बालकनी से बाहर निकाला और सडनली आसमान से साहिल के ऊपर ठंडे पानी की बौछारें पड़ने लगीं। लोग शॉक्ड रह गए और साहिल से दूर हट गए। ओ गॉड, उसने सच में पानी डाल दिया। आसपास खड़े स्टूडेंट जोर जोर से चिल्लाने लगे। साहिल 2 मिनट के अंदर भीगे हुए मुर्गे की तरह लगने लगा। वह सिर से लेकर पांव तक ठंडे पानी से भीग चुका था। उसके बाल चिपक गए थे, उसके कपड़े भीग गए थे और उसकी पेंट से पानी की बूंदें टपकने लगी थीं। भले ही आसपास खड़े लोगों पर पानी के छींटे नहीं पड़े थे, पर इतनी ठंड में साहिल को भीगा हुआ देखकर लोगों को अपनी हड्डियां कांपती हुई फील होने लगी थीं। मोंटी यह नज़ारा देखकर शॉक्ड रह गया। उसे इस सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। भले ही सारा साहिल से प्यार ना करें, लेकिन कम से कम उसे इतनी ठंड में साहिल को ठंडे पानी से भिगोने जैसी हरकत तो नहीं करनी चाहिए थी। वर्चस्व की आईब्रोज चढ़ गईं। उसे साहिल के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और उससे सिंपैथी हो रही थी। वर्चस्व का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थैंक्स टू गॉड कि उसकी वाइफ का नेचर अच्छा था। वर्चस्व इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा था। अगर उसकी वाइफ भी सारा की तरह होती तो वह भी साहिल के बगल में भीगे हुए मुर्गे की तरह इतनी ठंड में खड़ा खड़ा कांप रहा होता। नीचे के लोग सिर्फ सारा को साहिल पर पानी डालते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे कि सारा कितनी क्रूर लड़की है, जिसने इतनी बेरहमी से ठंड में साहिल को भिगो दिया। लेकिन सिर्फ अनाया ही फील कर सकती थी कि सारा बुरी तरह कांप रही थी।
उसके हाथ और होंठ कांप पर रहे थे। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एक वक्त था जब सारा साहिल को अपना सब कुछ मानती थी। अब जब उसने उसे इतनी ठंड में पानी से भिगो दिया तो वही जानती थी कि उसके दिल पर कितनी चोट पहुंची थी। रॉकी सारा से बात करना चाहता था। उसने सारा को आवाज़ लगाई, मिस बंसल। इससे पहले कि रॉकी का सेंटेंस कंप्लीट हो पाता सारा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, रॉकी अपने बॉस को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे पास अभी भी बहुत सारा पानी है। रॉकी भी सहमकर साहिल के पास गया और उसके कान में फुसफुसाकर बोला, भाई चलिए, यहाँ से चलते हैं। साहिल ने रॉकी की बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया और स्टैच्यू की तरह वहीं खड़ा रहा। सारा गुस्से में थी जब उसने देखा कि साहिल अभी भी नहीं जा रहा तो उसने वापस फिर से नीचे पानी डालना शुरू कर दिया। वह जोर से चीखते हुए बोली, साहिल मित्तल, जस्ट गो टू द हेल। तुमसे बचने के लिए मैं महीने भर से ज़्यादा अलास्का जैसी ठंडी जगह पर रही। तुमसे बचने के लिए मैं ब्लाइंड डेट पर गई। तुमसे बचने के लिए मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पढ़ी हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे जीने क्यों नहीं देते? अगर मुझे अपने भाई के ठीक होने का वेट नहीं होता तो मैं सच मर जाती, पर मैं इतनी मजबूर हूँ कि मर भी नहीं सकती। आखिरी लाइन बोलते हुए सारा की आवाज़ सिसकियों में बदल गई। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाती उसने रेलिंग को पकड़कर खुद को संभाल लिया। अनाया जल्दी से गई और उसने सारा को अपनी बाहों में खींचकर सीने से लगा लिया। वह उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए सारा को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हुए बोली, रिलैक्स, सब ठीक है, सब ठीक है। उसने तुम्हें मजबूर किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह तुम्हें परेशान करता है। तुमने तो उसे जाने के लिए कहा था ना, उसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी। काम डाउन। सर्दी की रात में चारों तरफ सन्नाटा था। साहिल को अपने सीने में दिल की धड़कनों के साथ साथ ऊपर बालकनी में बैठी लड़की की सिसकियां और उसके हेल्पलेस होकर फर्श पर गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह इतने वक्त से सारा को जानता था लेकिन सारा बिल्कुल भी इमोशनली वीक नहीं थी। ऐसे मौके बहुत कम आए थे जब इतने सालों में साहिल ने सारा को रोते हुए देखा था। भले ही कोई उसे कितना भी परेशान क्यों न करे, लेकिन सारा कभी रोती नहीं थी। वह सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा केयरलेस और पावरफुल शो करती थी। जब उसकी पूरी फैमिली साहिल की वजह से बर्बाद हो गई, यहाँ तक कि उसके भाई को कोमा की हालत में अमेरिका के हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए भेजा गया, उस वक्त भी वह रोई नहीं थी, जबकि वह नुकसान और वह सिचुएशन उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वह एयरपोर्ट पर अपने भाई को हॉस्पिटल भेजने के लिए किसी रोबोट की तरह खड़ी रही। यहाँ तक कि जब साहिल ने पिछली बार अम्यूज़मेंट पार्क में उसे इंसल्ट किया, तब भी उसने बाहर निकलकर अपने आप को सबके सामने स्टेबल और स्ट्रांग बनाए रखा। सारा बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़की थी। ये पहली बार था जब वह इतने सारे लोगों के सामने रोई थी। साहिल का दिल दर्द से तड़पने लगा। हर धड़कन के साथ साहिल के दिल का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने प्यार के नाम पर सारा जैसी मासूम लड़की के दिल के साथ खेला था, वह भी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। उसने सारा के साथ बहुत बुरा किया था, जिसे शायद भगवान भी कभी माफ़ नहीं कर सकते। अनाया ने सारा को ले जाकर बेडरूम में बैठा दिया और बालकनी में लौट कर आए। वह अंधेरे में थी लेकिन फिर भी वह ये क्लियरली फील कर सकती थी कि बहुत सारी आंखें उसे देख रही हैं। वर्चस्व सिगरेट सुलगाने जा रहा था। उसने जब अनाया को बाहर आते देखा तो उसकी सिगरेट उंगलियों में फंसी रह गई और वह रुककर अनाया की तरफ देखने लगा। वर्चस्व चाहता था कि साहिल यहाँ आकर सारा को हैंडल करें और वह अनाया से बात कर सके, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। अनाया बालकनी में खड़ी हो गई और नीचे स्टूडेंट को एड्रेस करते हुए जोर से बोली, एनुअल एग्जाम आ रहे हैं, सभी को वापस जाकर रिवीजन करना चाहिए। जहाँ तक नीचे खड़े कुछ हाई प्रोफाइल लोग, जिन्होंने आधी रात को यहाँ आकर सबको परेशान कर दिया है, अगर वह यहाँ से नहीं गए तो मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। वर्चस्व, जो कि थोड़ी देर पहले मन ही मन अनाया से बात करने का प्लान बना रहा था, अनाया की बात सुनकर शॉक्ड रह गया। हालांकि पुलिस को हैंडल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अनाया की बात सुनकर मोंटी ने अपना थूक निगल लिया और सोचा, अनाया मैडम भी पत्थर दिल हैं, बिल्कुल अपनी फ्रेंड की तरह। अनाया को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वर्चस्व चाहता क्या है। जब वह प्रोग्राम सेट पर था तब भी वो बस उसके पीछे पीछे घूमता रहा। दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। फिर आधी रात को यहाँ आकर बेमतलब का हंगामा खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। सारा वॉशरूम में गई और अपना फेस वॉश कर लिया। उसके फेस के एक्सप्रेशन और चार्म वापस लौट आया था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह वही लड़की है जो 10 मिनट पहले से सिस्क सिस्क कर रो रही थी। सारा ने अनाया से कहा, सो जाओ, हमें कल और भी काम करने हैं। मेरी फिक्र मत करना, मैं आराम से सो जाऊंगी। अनाया ने सिर हिलाया और सारा को गुड नाइट विश करके सोने चली गई। पूरी रात सारा ठीक से सो नहीं पाए। पिछले कुछ सालों में हुआ एक एक इंसिडेंट उसे सपनों में नजर आता रहा। लगती खुलती नींद के साथ हर बुरी याद उसके दिल पर हमला करने लगी थी। भले ही अनाया ने कहा था कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सारा जानती थी कि सब उसी की गलती थी। उसी की गलती की वजह से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। वह एक बेवकूफ़ लड़की थी। उसने ही साहिल को पसंद किया था। अगर उसने साहिल से प्यार नहीं किया होता तो आज उसकी ज़िंदगी और उसकी फैमिली बर्बाद नहीं हुई होती। अनाया भी ठीक से सो नहीं पाए और करवटें बदलती रही।
उसे नींद नहीं आ रही थी। वह चुपके से विंडो के पास गई और नीचे देखा। नाइट 1515 और रोल्स रॉयस दोनों कार अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थीं। उसके दिल में कुछ अजीब सी खट्टी मीठी फीलिंग थी जो उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। बहुत देर बाद जब वह दोबारा देखने गई तो फाइनली नीचे कोई नहीं था। अनाया को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उन दोनों कार के जाने के बाद उसने राहत की सांस ली थी। तारांकन, उसे रात के बाद सारा और अनाया के बारे में पूरी यूनिवर्सिटी में गॉसिप होने लगी। रोल्स रॉयस लग्जरी कार वाले ने अनाया के लिए किसी को पीटा था और सारा ने नाइट 1515 कार के मालिक पर पानी डाला था। कुछ लोगों ने इस मैटर को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया था लेकिन उसे तुरंत ही डिलीट करवा दिया गया। इस सब का रिजल्ट ये निकला कि जब अनाया और सारा सेट पर पहुंची तो उन्हें देखने के लिए स्टूडेंट्स की भीड़ लग गई। मैं एक दिन के लिए सेट से चला क्या गया, तुम दोनों ने तो सारी यूनिवर्सिटी में हंगामा ही मचा दिया, विहान ने सेट पर आकर दुखी होने की एक्टिंग करते हुए कहा। अनाया विहान को देखकर हैरान रह गई। वह हकलाते हुए बोली, तुम वापस आ गए। विहान ने स्माइल करते हुए अनाया की तरफ देखा और बोला, हम तुम्हारी वजह से। अनाया को समझते हुए देर नहीं लगी कि वर्चस्व ने ही उसे वापस सेट पर भेजा है। विहान सोच रहा था कि वह अनाया की वजह से ही सेट पर वापस आया था। वह अनाया के करीब आया और अपनी आईब्रो उछालते हुए धीरे से बोला, अनाया क्या तुमने सच में अपने हस्बैंड से लड़ाई कर ली? अगर ऐसा नहीं होता तो वह मुझे सेट पर वापस क्यों आने देता? अनाया विहान के साथ इस मैटर पर कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहती थी। उसने विहान से कहा, लड़कों का इतना गॉसिप करना अच्छी बात नहीं है। विहान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। अनाया ने सोचा वर्चस्व ने कल विहान को सेट से बाहर निकाल दिया और आज वापस भेज दिया। अनाया को रात में वर्चस्व का एबनॉर्मल बिहेवियर याद आया। क्या वह सच में अपनी की गई हरकतों के लिए शर्मिंदा है? फिर अपने मन में आ रहे थॉट्स को अनाया ने खुद ही झटक दिया। सेट के लोग अनाया और सारा को ही देख रहे थे। स्पेशली अनाया को सब लोग जानते थे कि रोल्स रॉयस फैंटम वाले शख्स ने किसी लड़के को पीटा है, लेकिन फिर भी लोगों ने अनाया से उसे शख्स के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। हर कोई जानता था कि रोल्स रॉयस युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह की फेवरेट कार है और वह हमेशा ही उस कार का यूज़ करता है। और साहिल के बारे में भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। कोई भी नॉर्मल शख्स नाइट 1515 नहीं चला सकता। लोग धीरे धीरे गॉसिप का मजा ले रहे थे। कल जो लड़के अनाया और सारा को पब्लिकली प्रपोज कर रहे थे उन्हें चुपचाप यूनिवर्सिटी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनमें से एक को वर्चस्व ने बुरी तरह से पीटा था और वह हॉस्पिटल में एडमिट था। वर्चस्व बहुत ज़्यादा पॉसेसिव इंसान था। जब उसने किसी और को अनाया को प्रपोज करते देखा तो उसने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसे पीट दिया था। फॉर्चुनेटली इस सारे इंसिडेंट का प्रोग्राम सेट पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हो गई। होस्ट ने पूरे जोश के साथ कहा, आइए देखते हैं कल की स्ट्रगल के बाद तीनों टीम ने कौन कौन से प्रॉप्स कलेक्ट किए हैं। होस्ट ने सामने रखे 3 बॉक्स ओपन कर दिए। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अलावा कनक की टीम को ब्लू कलर की स्टूडेंट यूनिफॉर्म मिली थी। वाणी ने ब्लैक कलर की ड्रेस और अनाया ने एक लॉन्ग रॉयल किंग ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। विहान ने हैरान होकर अनाया की पहनी हुई ड्रेस को देखा और सोचा, अनाया की कल की ब्लैक कलर की फिशटेल स्कर्ट कहाँ गई? अनाया ने एक रॉयल ऑफिसर की यूनिफॉर्म को पहन रखी थी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवरसाइज थी। किसी ने अनाया के प्रॉप्स बदल दिया था लेकिन किसी के पास इसका कोई सबूत नहीं था। अनाया लाइव टेलीकास्ट पर कोई ड्रामा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह इस मैटर पर चुप ही रही। सारा ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। वह कल रात ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसने अनाया से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वाणी कैमरे की तरफ देखकर स्माइल पास की और कैमरे के सामने एक्टिंग करने लगी। दूसरों लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया और लोग हंस रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार अनाया ये राउंड हार जाएगी। सारा ने देखा कि अनाया के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और वह इमोशनल अप्स और डाउन्स फील कर रही है। उसने तुरंत अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड्स की कलाई पकड़ ली और उसे कंफर्टेबल फील कराने लगी। हालांकि विहान थोड़ा पागल था, लेकिन वह कुछ सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था और उसने हर तरह की गंदी ट्रिक्स एंड मैनिपुलेशन देखा था। उसे ये सब देखकर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हुआ। विहान अच्छी तरह से जानता था कि वर्चस्व अनाया को प्रोटेक्ट करता है। विहान समझ चुका था कि वर्चस्व अनाया का रिलेशन बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि वर्चस्व अनाया को छोड़ने वाला है, लेकिन विहान को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। इतना तो तय था, अनाया के ड्रेस चेंज करने का काम प्रोडक्शन टीम ने नहीं किया, इसलिए वह समझ गया था कि डेफिनेटली यह सब कनक और वाणी ने ही किया होगा। प्रोडक्शन टीम को अंदर की स्टोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह पब्लिक को कुछ एंटरटेनिंग देना चाहते थे, इसलिए उन्हें इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया। कपड़े बहुत बड़े थे। अनाया की हाइट से लगभग 3 फीट ऊपर। अनाया उन्हें संभाल भी नहीं पा रही थी। उसने उन कपड़ों को पहनने के लिए 10 सेंटीमीटर हाई हील पहनी थी, लेकिन फिर भी वह बहुत बड़े थे। अनाया ने खुद को मिरर में देखा और सारा से बोली, पहले हम पिक्चर क्लिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यह सब किसने किया है। सारा समझ गई कि अनाया कैमरे के सामने कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती। उसकी बेस्ट फ्रेंड का नेचर सच में बहुत अच्छा था। अनाया अपनी ड्रेस पहनकर बाहर आई तो सभी लोगों से देखकर हंसने लगे। कनक के फोटोग्राफर ने कहा, अनाया के लिए ईज का चैलेंज सच में बहुत बड़ा है। इस धोखे के बाद विहान का मूड खराब हो गया था।
अनाया का फनी कॉस्ट्यूम देखकर भी उसे हंसी नहीं आई, लेकिन उसे इस बात से और भी ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि सारा इतनी शांत कैसे हो सकती है। सबको हंसते हुए देखा सारा का मूड खराब हो गया। वह विहान से बोली, जाओ और अनाया का मेकअप करो। विहान ने अनाया के फेस पर मेकअप अप्लाई करना शुरू कर दिया। मेकअप के बाद वह सेटिस्फाइड होकर अनाया से बोला, मैंने कल रात स्पेशली कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। मेकअप हमेशा कपड़ों से मैच होना चाहिए, वरना वह अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तुम्हारी ड्रेस से मैच करती हुई ब्लू या पर्पल कलर की कोई भी लिपस्टिक नहीं है। अनाया ने जब ब्लू या पर्पल लिपस्टिक सुना तो उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। नॉर्मली शांत रहने वाला कैमरामैन भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अनाया को कुछ बुरा सा फील हुआ। जब विहान ने उसकी आईब्रो पर पेंसिल करना बंद कर दिया तो अनाया ने अपनी आंखें खोलकर खुद को मिरर में देखा और वह लगभग स्टूल से उछलकर नीचे कूद पड़ी। विहान ने अनाया की आंखों पर ब्लू आई शैडो अप्लाई कर दिया था। उसका मेकअप बिल्कुल जॉम्बी जैसा लग रहा था। अनाया का मेकअप देखकर सारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा था कि वह अनाया के साथ किसी सोल्जर की स्टाइल को कॉपी करेगी, लेकिन विहान के रहमो करम से अनाया का सोल्जर स्टाइल जॉम्बी और वाइल्ड स्टाइल में चेंज हो गया था। अनाया और सारा ने तुरंत पिक्चर्स क्लिक करने के लिए एक लोकेशन ढूंढी और उसके बाद अनाया ने तुरंत भूतिया मेकअप को अपने फेस से हटा दिया। इस बार पिक्चर एडिट करने में सारा को पहले से भी ज़्यादा टाइम लग गया। लास्ट मोमेंट पर सारा ने पिक्चर सबमिट की और राहत की सांस ली। जैसा कि सब लोग अनाया की ज़ॉम्बी स्टाइल वाली पिक्चर का वेट कर रहे थे, लेकिन सारा ने अनाया को एक पेड़ पर बैठा दिया और उसे इस एंगल से शूट किया कि वह किसी उदास फीमेल सोल्जर की तरह नजर आ रही थी। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि सारा और अनाया की मैच्योर अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की होगी। जैसे ही कैमरा बंद हुआ विहान बोला, कल अनाया ने ब्लैक कलर की फिशटेल ड्रेस प्रॉप्स जीती थी। सबको पता है, लेकिन वह कहाँ है? हर किसी ने अजीब नज़रों से वानी की तरफ देखा। सारा की हैरानी से आंखें फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विहान इस बात को नोटिस कर रहा था। उसे लगा था कि वह यूजलेस है और गेम खेलने के अलावा उसका फोकस कहीं नहीं रहता। प्रोग्राम सेट के सभी लोग वानी की तरफ देखने लगे। वानी के फेस के एक्सप्रेशन डाउन हो गए और वह मासूमियत से बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। सारा ने अजीब तरीके से वानी को देखते हुए कहा, ये सब प्रोग्राम सेट से किसी और ने किया है तो ये कपड़े अपने पैरों से चलकर तुम्हारे पास तक कैसे आ गए? वानी बोली, मुझे कैसे पता चलेगा? फिर उसने अनाया की तरफ देखा और कहा, अनाया क्या तुम मुझसे पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो इसलिए? इससे पहले कि वानी की बात पूरी हो पाती अनाया ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इसलिए मैं तुम्हें फंसा रही हूँ, राइट? वानी की आंखें हैरानी से पहले से भी ज़्यादा बड़ी हो गईं। अनाया फिर बोली, मैं मिस नायर की जूनियर हूँ और पास्ट के एक कंपटीशन में मिस नायर मुझे हार गई थी। इसके बाद उन्होंने मेरे बारे में कई तरह की गॉसिप की और ओपन स्टेज पर मुझे कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता इस छोटी सी बात को दुश्मनी का नाम दिया जा सकता। वानी ने खा जाने वाली नज़रों से अनाया को देखा और उसने डायरेक्टर से कहा, मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना चाहती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। अगर किसी के पास कोई प्रूफ है कि मैंने प्रॉप्स चुराए हैं तो उसे साबित करो। ये लोग क्यों इतना ड्रामा कर रहे थे? सोचते हुए डायरेक्टर को सिर दर्द होने लगा। वह अपना फोरहेड मसलते हुए बोला, वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं था, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तीनों टीम के कलेक्ट किए गए प्रॉप्स के बॉक्स स्टोर रूम में रखे थे। स्टोर रूम में कैमरा लगाने के बारे में कौन सोचेगा, और वैसे भी किसी के दिमाग में यह बात नहीं आ सकती कि यह लोग एक दूसरों के प्रॉप्स चुरा सकते हैं। वह कोई प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चे नहीं थे जो ऐसी बचकानी हरकतें करेंगे। तभी विहान की आवाज़ सेट पर गूंज गई, मिस नायर मेरे पास प्रूफ है। उसने अपनी पॉकेट से एक बालों का गुच्छा निकाला और धीरे से सबको दिखा दिया। वानी के बाल शोल्डर तक थे और उसके बालों में नीचे की तरफ रेड कलर हाईलाइट था। देखने पर कोई भी समझ सकता था कि वह बाल वानी के ही है। इम्पॉसिबल, यह नहीं हो सकता। वानी चीख पड़ी। उसके लिए इस चीज़ पर विश्वास करना मुश्किल था। उसने अनाया को टारगेट करने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ी भरे काम करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वह बाल, इस तरह के रेड हाईलाइटेड कलर वाली, वह सेट पर अकेली थी। सारा सीधे सीधे बोली, अगर मिस नायर इसे एक्सेप्ट नहीं करती तो इन बालों को डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस को दे दिया जाएगा। वानी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और जोर जोर से चीखते हुए बोली, मैंने प्रॉप्स नहीं चुराए। मैंने कुछ नहीं किया। जैसा कि हर कोई जानता है कि सेट पर एक दूसरों के साथ प्रॉप्स एक्सचेंज किया जा सकते हैं। मैंने अपनी रॉयल किंग ऑफिसर की ड्रेस को कनक की ब्लैक ड्रेस के साथ एक्सचेंज किया था। मैंने ये ड्रेस कनक को दी थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि अनाया के पास कैसे पहुंची। कनक, जो कि अभी तक चुपचाप खड़ी ड्रामा देख रही थी, उसने वानी को देखा और बोली, मिस नायर आप मुझे अपने साथ कीचड़ में घसीटना चाहती है। मैंने कुछ भी नहीं किया। वानी और कनक एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगीं। डायरेक्टर को सिर दर्द होने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह सब चल क्या रहा है। उसे लग रहा था कि इन लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से तो छोटे बच्चे प्रॉप्स एक्सचेंज कर सकते हैं। इन लोगों को ऐसी छोटी छोटी हरकतें करने के लिए कम से कम थोड़ा और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। डायरेक्टर ने सेट पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, इनफ इज़ इनफ। वानी, तुम अनाया से सॉरी बोलोगी? वानी का गुस्से से फेस तमतमाने लगा। वह चीखते हुए बोली, मैंने उसके कपड़े नहीं चुराए।
इसलिए मैं उससे कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी। अनाया ने वानी को देखा और डायरेक्टर से बोली, डायरेक्टर मुझे लगता है कि अब मेरा और वानी का एक ही ग्रुप में काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। आखिर यह एक लाइव टेलीकास्ट है और छोटी छोटी सी चीज़ों को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर ऑडियंस को पता चला कि हम लोगों के बीच अच्छी नहीं बनती तो ये प्रोग्राम के लिए सही नहीं होगा। सारा ने जानबूझकर हैरान होने की एक्टिंग की और बोली, अनाया अगर तुम ग्रुप छोड़ना चाहती हो तो मैं भी यहाँ से चलूंगी। तुम्हारे बिना मेरे लिए यह प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। सारा की बोलने का स्टाइल ऐसा था जैसे दोनों फ्रेंड्स शो छोड़ने की नहीं सुपरमार्केट से सब्जी खरीदने का प्लान बना रही हों। डायरेक्टर का माइंड चकराने लगा। क्या ये दोनों उसे शो छोड़ने की धमकी दे रही थी? अगर उसने वानी को शो से नहीं निकला तो ये दोनों चली जाएगी। देखा जाए तो सेट पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिर्फ इन 3 लोगों का ही ग्रुप था। अनाया और सारा के साथ विहान की पॉपुलैरिटी प्रोग्राम को एक अलग ही लेवल पर लेकर जा रही थी। अगर उनकी टीम खत्म हो गई तो शो में भी कुछ एंटरटेनिंग नहीं बचेगा। और इसके अलावा डायरेक्टर अनाया को शो से जाने के लिए कहकर वर्चस्व को नाराज नहीं कर सकता था। 5 मिनट तक सेट पर सन्नाटा छाया रहा। उसके बाद डायरेक्टर ने वानी को एक तरफ बुलाया। 15 मिनट की बहस के बाद वानी सेट पर आए और लापरवाही से अपना सामान उठाकर पैक करने लगी। जाते जाते वानी ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अनाया से कहा, अनाया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। अनाया ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जब तीनों ग्रुप की पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तो अनाया की पिक्चर ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर थी। अनाया को एक बार फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बहुत सारे ऑफर्स मिले। फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड लोगों ने सारा की फोटोग्राफी स्किल और एडिटिंग स्किल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और लोग उसे देखकर हैरान रह गए। इसके बाद प्रोग्राम सेट ने वानी को प्रेशराइज किया कि वह सोशल मीडिया पर यह अनाउंस करे कि उसमें शो अपनी मर्जी से छोड़ा है। हालांकि लोग अपने तरीके से अंदाज़ा लगाते रहे। नेक्स्ट एपिसोड की रिकॉर्डिंग से पहले 15 डेज का ब्रेक लिया गया था। नेक्स्ट डे अनाया के फाइनल एग्जाम आ रहे थे, इसलिए वह हॉस्टल में रहकर ही स्टडी करना चाहती थी। जब अनाया लाइब्रेरी से बाहर निकली तो उसे कनक मिल गई। कनक ने अनाया को वानी के मैटर पर कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की, लेकिन अनाया ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोली, कनक जो मैटर पहले ही खत्म हो चुका है उसे फिर से डिस्कस करोगी तो ऐसा लगेगा कि तुम जानबूझकर अपने आप को इनोसेंट शो करने की कोशिश कर रहे हो। अनाया की बात सुनकर कनक के एक्सप्रेशन बिगड़ गए और वह बोली, अनाया सीनियर, वानी ने जानबूझकर मेरे साथ यह सब किया है। उन्हें लगता है कि मुझे फंसाना बहुत आसान है, इसलिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। अनाया अच्छी तरह से जानती थी कि कनक अपने आप को जिस तरह से इनोसेंट प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी वह इतनी इनोसेंट नहीं थी। पूरी यूनिवर्सिटी के हजारों स्टूडेंट्स को पीछे छोड़कर रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए वह सिलेक्ट हुई थी, यह छोटी बात नहीं थी। अनाया बोली, कनक इस बार इस सारे मैटर को भूल जाओ, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कहते हुए अनाया वहां से चली गई। कनक अपनी आंखें फाड़कर अनाया को वहां से जाते हुए देखती रही, लेकिन कनक ने अनाया से कोई भी बहस नहीं की। वह उन लोगों की सोच पर हैरानी थी जिन्हें लगता था कि अनाया बहुत इनोसेंट थी। जिस लड़की की बेस्ट फ्रेंड सारा बंसल जैसी हो वह बिल्कुल भी पोलाइट एंड स्वीट नहीं हो सकती थी। अनाया हॉस्टल में जाने के लिए जैसे ही पलटी उसकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे खड़ी रोल्स रॉयस पर पड़ी। अजय कार के बाहर ही खड़ा था। जब उसने अनाया को देखा तो खुश होकर अपना हाथ हिलाया। रोल्स रॉयस की पैसेंजर सीट की विंडो हल्की सी खुली हुई थी जिससे धुआं निकल रहा था। अनाया समझ गई कि वर्चस्व कार में है। अजय स्माइल करता हुआ अनाया के पास आया और बोला, मैडम आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है, इसलिए मैं आपको घर ले जाने के लिए आया हूँ। अनाया ने एक बार फिर से कार की बैक सीट की विंडो को देखा। बाहर से अंदर की तरफ कुछ भी नहीं देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी अनाया ये फील कर सकती थी कि वर्चस्व की उंगलियों में सिगरेट फंसी हुई थी और पूरी कार धुएं से भरा था, और वर्चस्व कार के अंदर से उसे ही देख रहा है। अनाया वर्चस्व की सरसराती निगाहें खुद पर फील कर सकती थी। मैं अभी वापस नहीं आ रही, अनाया ने कहा। हालांकि उसे लगा कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है और वह थोड़ी रूड हो गई है। किसी स्माइल करते हुए शख्स को इस तरह दुखी करना उसका नेचर नहीं था, और वैसे भी इसमें अजय की कोई गलती नहीं थी, वह तो अपने बॉस के ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा था। अनाया फिर बोली, मुझे अभी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, इसलिए मैं हॉस्टल में ही रहूंगी। अजय जानता था कि उसकी एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि वर्चस्व ने पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, लेकिन अभी एग्जाम में पूरे 1 वीक का टाइम था। अजय पूछना चाहता था, क्या आप युवराज को नहीं देखना चाहती? हालांकि उसने ये सब कहने की हिम्मत नहीं की और लास्ट वर्ड उसने अपने मन ही मन कहे। अजय ने कहा, मैडम, कुकू मैडम पैलेस में आए हैं। उन्होंने कहा है कि वह आपसे मिलना चाहती हैं। आप तो जानती ही है कि युवराज का नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वह कुकू मैडम से ठीक से बात भी नहीं करेंगे। अगर युवराज कियारा से बात नहीं कर सकते तो आप उससे कह देना, वह वापस चली जाएगी। कहते हुए अनाया ने अपनी बुक संभाली और हॉस्टल की तरफ जाने लगी। अजय उदास होकर वर्चस्व के पास लौट आया। कार का विंडो ग्लास नीचे हो गया और वर्चस्व अनाया को दूर जाते हुए देखता रहा। उसने दुखी होकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अजय से कहा, उससे जाकर कहो कि गौरव भी आया है। अजय शॉक्ड रह गया।
अगर वर्चस्व अनाया को धोखा देने के लिए कियारा के नाम का यूज़ करता तब भी ठीक था। वह वर्चस्व की बहन थी और डेफिनेटली उसी की साइड में खड़ी होती। लेकिन वर्चस्व अनाया को धोखा देने के लिए उसी के भाई के नाम का यूज़ करना चाहता था। दिस इज़ टू मच। वर्चस्व की चुभती हुई नज़रें अपने ऊपर फील करके अजय फौरन अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और दौड़कर अनाया के पास जाकर बोला, मैडम मास्टर गौरव भी पैलेस आए हैं। अजय को डर था कि अनाया उसकी बात पर बिलीव नहीं करेगी, इसलिए उसने कहा, वह कियारा मैडम के साथ आए हैं। अनाया ने डाउटफुल नज़रों से अजय को देखा। उसे यकीन नहीं था कि गौरव सच में न्यू पैलेस में आने का इनिशिएटिव लेगा। हालांकि कियारा और वह सेम एज के थे और शायद अब उन दोनों की अच्छी बनती भी थी, लेकिन फिर भी क्या सच में वह कियारा के साथ आ सकता है? अनाया ने कुछ देर रोल्स रॉयस कार को देखा और अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए अजय से बोली, मैं इस कार से नहीं आना चाहती। मेरे लिए दूसरी कार का अरेंजमेंट करिए। अगर दूसरी कार का अरेंजमेंट करना पॉसिबल नहीं है तो मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। अजय को समझ में नहीं आया कि अनाया ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि वर्चस्व के पैलेस में दर्जनों कार्स थीं। अगर अनाया को ये कार पसंद नहीं थी तो अजय उसके लिए कोई भी दूसरी कार मंगवा सकता था, यह उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बट थैंक्स टू गॉड कि अनाया ने सिर्फ ये कहा कि उसे रोल्स रॉयस कार पसंद नहीं है। अगर उसने ये कह दिया होता कि उसे कार के अंदर बैठा शख्स पसंद नहीं है तो अजय बिना मौत के ही मर जाता। अजय ने अनाया के सामने रिस्पेक्ट से सिर झुकाया और बोला, मैं अभी दूसरी कार का अरेंजमेंट करता हूँ। अजय तुरंत वर्चस्व की तरफ चला गया और उसने अनाया की बात को वर्ड टू वर्ड वर्चस्व के सामने एक्सप्लेन कर दिया। वर्चस्व ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली है, उसके फेस पर डाउटफुल एक्सप्रेशन थे। अनाया को ये कार पसंद क्यों नहीं है? पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा। अजय ने तुरंत अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए और अपने माइंड के डेटा को प्रोसेस करते हुए बोला, युवराज शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इस कार में मिस आहूजा को लेने गए थे। जब मीडिया ने इसका इशू बनाया तो रोल्स रॉयस कार को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। हर कोई कह रहा था कि रोल्स रॉयस फैंटम कार युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह की है। वर्चस्व अजय की बात सुनकर शॉक्ड रह गया। उसके एक्सप्रेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। उसने सोचा, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि अनाया नाराज़ थी और उसे जेलस फील हुआ? अगर उसे इस बात का बुरा लगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वह मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करती है। वर्चस्व ने कार का डोर ओपन किया और बाहर निकलकर अजय को ऑर्डर देते हुए बोला, मोंटी से कहो वह दूसरी कार लेकर आएगा और गैराज में जितनी भी रोल्स रॉयस कार है उन सबको उठाकर बाहर फेंक दो। अजय लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, युवराज क्या आप भी वापस नहीं जा रहे? वर्चस्व ने अजय को घूर कर देखा और अजय ने अपना मुंह बंद करके सिर झुका लिया। अनाया सारा को कॉल ये बताने के लिए कॉल किया कि वह न्यू पैलेस वापस जा रही है और आज रात हॉस्टल में उसके साथ नहीं रुकेगी। सारा हॉस्टल में नहीं थी और वह अनाया से यह कहकर गई थी कि उसे 2 दिन के लिए कुछ काम है और वह बाहर जा रही है। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनाया जैसे ही टर्न हुई तो उसकी नज़र अपने सामने खड़े शख्स पर पड़ी तो वह सबकॉन्शियसली 2 कदम पीछे हट गई और हड़बड़ाते हुए बोली, युवराज आप कार से बाहर क्यों आए? अनाया के मुंह से युवराज सुनकर वर्चस्व की आईब्रोज सिकुड़ गईं। अनाया ने उसे राज नहीं युवराज कहा था। वर्चस्व को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वर्चस्व बोला, अजय को कुछ जरूरी काम था, मोंटी आएगा और हमें लेकर जाएगा। अनाया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह यहाँ वर्चस्व के साथ खड़े होकर मोंटी के आने का वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। सूरज डूब रहा था और टेम्परेचर तेजी से नीचे गिरने लगा था। ठंडी हवा में अनाया खुद को कांपने से रोक नहीं सकी। कुछ ही सेकंड में एक गर्म कोट ने अनाया को चारों तरफ से कवर कर दिया, जिसमें से वर्चस्व के स्ट्रांग अल्कोहलिक परफ्यूम के साथ थोड़ी थोड़ी सिगरेट के धुएं की स्मेल भी आ रही थी। वर्चस्व का हाथ अब भी अनाया के कंधे पर था। अनाया के कंधे पर कोट डालते वक्त वर्चस्व की पतली उंगलियां अनाया के गाल को छू गईं। अनाया कोई रिएक्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी बॉडी उसके माइंड से भी ज़्यादा एक्टिव थी। ना चाहते हुए भी उसके कान लाल हो गए। अनाया की ऐसी हालत देखकर वर्चस्व के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। अनाया वर्चस्व का कोट हटाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए, आप इसे वापस ले लीजिए। लेकिन वर्चस्व ने उसे रोक दिया और अपने दोनों हाथों को अनाया के दोनों कंधों पर धीरे से प्रेस करते हुए बोला, क्या तुम्हें डर है कि मुझे सर्दी लग जाएगी? वर्चस्व की आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप और इंटेंस थी। उसकी आंखों में अजीब सा नशा था जिसे देखकर अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि वर्चस्व ने अपने कोट के अंदर एक वाइट कलर का बॉडी वार्मर पहना हुआ था, जो देखने में बहुत पतला लग रहा था। वह अपना एक कदम पीछे हटाते हुए बोली, आप अपना कोट ले लीजिए। अगर आपको सर्दी लग गई तो मैं आपकी केयर नहीं करूंगी। वर्चस्व अंदर ही अंदर शरारत से हंसा और मन ही मन बोला, तुमने कह दिया कि मेरी केयर नहीं करोगी तो मैं मान लूंगा क्या? हालांकि वर्चस्व ने फेस पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और अपनी आईब्रो उछालते हुए अनाया से बोला, अगर तुमने इस कोट को उतारा तो मैं समझ लूंगा कि तुम मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती हो। अनाया की हैरानी से आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। यह इंसान अपने दिव्य ज्ञान से कैसे कैसे लॉजिक लगता है। अनाया को वर्चस्व पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए और सोचा, अगर वर्चस्व बीमार हुआ तो अच्छा ही होगा, वह है ही इसी लायक। लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे स्टूडेंट एक के बाद एक बाहर आने लगे थे।
वर्चस्व की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वह जहां भी खड़ा होता हर किसी का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और यही हाल यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकलने वाले स्टूडेंट का हो रहा था। स्टूडेंट वर्चस्व को देखकर सोच रहे थे कि वह हैंडसम सा लड़का कौन है। अनाया अभी भी वर्चस्व से नाराज थी और उससे बात नहीं कर रही थी। वह अपनी एनुअल एग्जाम की क्वेश्चंस को चेक करने के लिए अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी और वर्चस्व वहीं एक्सप्रेशन लेस होकर साइड में खड़ा था। किसी को भी देखने पर लग सकता था कि इन दोनों लोगों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कुछ देर बाद एक लड़की वर्चस्व से बात करने आ गई और बोली, हाय, क्या मैं तुम्हारे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकती हूँ, या फिर तुम चाहो तो मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हो। उस लड़की की आवाज़ सुनकर अनाया की आईब्रो उछल गईं। वर्चस्व ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसे इग्नोर करके अनाया की तरफ देखने लगा। अनाया ने उसके एक्सप्रेशन देखे। वह अच्छी तरह से जानती थी कि वर्चस्व को स्ट्रेंजर लोगों से बात करना पसंद नहीं है और वह चाहता था कि अनाया उस लड़की को यहाँ से भगाने में उसकी हेल्प करें। लेकिन अनाया ने चुपचाप एक तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। जब लड़की ने देखा कि अनाया और दूर चली गई है तो उसने सोचा कि अनाया उन दोनों को स्पेस देने के लिए दूर चली गई। उस लड़की ने ग्रेटफुल होकर अनाया की तरफ देखकर स्माइल पास कर दी। वर्चस्व के फेस के एक्सप्रेशन बिगड़ गए और उसने अंधेरे में भी अनाया को घूर कर देखा। वर्चस्व ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उस लड़की को देखा। वर्चस्व उसकी नज़रें ऐसी थीं कि उस लड़की ने अपनी पलकें झुका ली। वर्चस्व बेसिकली उससे कोई और सेंटेंस कहना चाहता था, लेकिन जब उसने अनाया को ऐसा शो ऑफ करते हुए देखा कि उसका वर्चस्व से कोई लेना देना नहीं है, तो वर्चस्व ने अपने वर्ड्स चेंज कर लिए और अनाया की तरफ देखकर बोला, मेरी वाइफ को मेरा दूसरी लड़कियों के कांटेक्ट में रहना पसंद नहीं है। वर्चस्व ने अनाया की तरफ इशारा करते हुए फिर कहा, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो उसे बुरा लगेगा। उस लड़की ने शॉक्ड होकर अनाया देखा। अनाया के एक्सप्रेशन सच में ऐसे लग रहे थे जैसे उसे बुरा लग रहा है। हालांकि अनाया वर्चस्व की बात सुनकर मन ही मन बुरी तरह इरिटेट हो गई थी। मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगता है? मैं क्यों नाराज होने लगी? ये लड़का सच में उद्धरण। वह लड़की डरकर वर्चस्व से 4 कदम पीछे हट गई और घबराकर अनाया से बोली, आई एम सो सॉरी अनाया, मैं तुम्हारे हस्बैंड को बहकाने की कोशिश नहीं कर रही थी। मुझे पता नहीं था। उसने हड़बड़ाकर वर्चस्व की तरफ देखा और फिर बोली, आप युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको नहीं पहचानती थी। इट्स ओके, तुम जा सकती हो। अनाया करीब आए और उस लड़की से बोली। अनाया को लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लड़की डर की वजह से रोने लगेगी। उस लड़की की फ्रेंड ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वह दोनों भागते हुए वहां से चली गईं। वर्चस्व ने हैरानी से अनाया की तरफ देखा और बोला, वह मुझसे इतना क्यों डर रही थी? अनाया सच में अपना सिर पीट लेना चाहती थी और वर्चस्व को बताना चाहती थी कि युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह, आपको पता भी नहीं है कि आपने क्रूर होने के लिए सारी दुनिया में कितना नाम कमा रखा है। हर कोई जानता है कि आपने अकेले ही अनंत प्रताप, आरती और पूरी राठौर फैमिली को बर्बाद कर दिया। आपकी कोल्ड वॉइस और एक्सप्रेशन लेस फेस को देखकर कोई भी लड़की डर जाएगी। अनाया वर्चस्व की तरफ देखकर बोली, नेक्स्ट टाइम मेरे बारे में इस तरह से बात मत करना, वरना मेरे क्लासमेट्स को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा जेलस टाइप की पसंद हूँ। वर्चस्व ने एक हाथ अपनी पॉकेट में डाला और अनाया की तरफ देखकर धीरे से कहा, अनाया क्या तुम नाराज हो? अनाया बोली, मैं इस बात से नाराज क्यों होने लगी? वर्चस्व बोला, तो फिर किस बात से नाराज हो? वर्चस्व में कहते हुए अनाया बीच में ही रुक गई। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और एक गहरी सांस लेकर बोली, आप खुद इस बात को अंदाजा नहीं लगा सकते क्या? अगर अनाया ने सच में कहा कि वह नव्या की वजह से नाराज है तो ये सब बहुत फनी लगेगा। वर्चस्व और नव्या बचपन के दोस्त थे। यह एक ऐसा फैक्ट था जिसे बदला नहीं जा सकता था। हालांकि यह बात अलग थी कि नव्या ने मौके का फायदा उठाने के लिए अनाया के दिमाग में कुछ गलतफहमी भरने की कोशिश की थी। जहां तक वर्चस्व की बात थी तो वह अगर अनाया को कुछ नहीं बताना चाहता था तो अनाया इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। वर्चस्व ने नाराजगी से अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे अंदाजा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। थोड़ी देर में मोंटी बेंटले लेकर आ गया। इसके नंबर प्लेट बहुत स्पेशल थी। कार में बैठने के बाद अनाया ने वर्चस्व का कोट फोल्ड किया और उसे दोनों के बीच में रख दिया। वर्चस्व ने कुछ सेकंड घूरकर कोट को देखा। उसे लगा कि अनाया उसे परेशान करने के लिए इस कोट का यूज़ करना चाहती है। उसने अपना कोट उठाया और कार में पीछे फेंक दिया। अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखा भी नहीं। वह उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसने गौरव टेक्स्ट टाइप करके सेंड किया, क्या तुम न्यू पैलेस में हो? गौरव अपने हॉस्टल में वेपन्स का ब्लूप्रिंट बना रहा था। उसने रिप्लाई किया, दीदी मैं न्यू पैलेस में नहीं अपनी यूनिवर्सिटी में हूँ। वर्चस्व भी कार में बैठते ही अपने आईपैड पर ईमेल चेक करने लगा। उसने अनाया की तरफ नहीं देखा लेकिन उसका सारा फोकस अनाया की एक्टिविटी पर ही था। जब अनाया ने कुछ सेकंड तक घूरकर वर्चस्व की तरफ देखा तो वर्चस्व ने उसे नोटिस करने की एक्टिंग की और उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अनाया ने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन वर्चस्व के सामने शो कर दी, जिसमें वह टेक्स्ट शो हो रहा था जो अभी अभी गौरव ने भेजा था। वर्चस्व दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर मेरी बहन को चीट कर रहा है। लॉजिकली देखा जाए तो मुझे उसे पीटना चाहिए। आपको क्या लगता है मैं उसके पैलेस में आकर खाना खाऊंगा और उससे अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करूंगा?
उद्धरण। अनाया ने अपने फेस पर फेक स्माइल सेट की और वर्चस्व की तरफ देखकर बोली, क्या युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह अब कुछ और कहना चाहते हैं? वर्चस्व कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने शांति से अनाया की तरफ देखते हुए कहा, मैंने मोंटी से कहा था कि वह गौरव को कॉल करके बुलाएं। मोंटी जो कि कार ड्राइव कर रहा था, उसे बिल्कुल पता नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है। लेकिन वर्चस्व के सेकंड फेवरेट असिस्टेंट ने तुरंत रिएक्ट किया और बोला, हाँ मैडम, युवराज ने मुझसे ही कहा था कि मास्टर गौरव से कांटेक्ट करो और उन्हें आने के लिए कहो। लेकिन मैं भूल गया, ये सारी मेरी ही गलती है। आई एम सो सॉरी मैडम, आई एम सो सॉरी। अनाया ने डाउटफुल नज़रों से मोंटी की तरफ देखा, लेकिन उसने इस बात को वही ड्रॉप कर दिया। वैसे भी उसे इस ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रही बात मोंटी के भूलने की, तो अनाया अच्छे से जानती थी कि वर्चस्व की बात को भूलने का अंजाम क्या हो सकता था। लेकिन बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वह लोग कार में थे और ऑलरेडी आधे रास्ते तक आ गए थे। अब अनाया का यहाँ का से उतर जाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। वर्चस्व में रियर व्यू मिरर में देखकर मोंटी को अप्रिशिएशन वाला लुक दिया। मोंटी ने हल्की सी स्माइल पास करते हुए अपना सिर हिला दिया और सोचा, प्यार इंसान को सच में कितना बेवकूफ़ बना देता है। यहाँ तक कि टैलेंटेड और क्लियर माइंडेड युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह भी प्यार में पड़कर इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करने से बाज नहीं आते। आगे आगे देखो ये प्यार युवराज से क्या क्या करता है। हाउसकीपर हरीश ने कुछ दिनों से अनाया को नहीं देखा था, इसलिए उसने एक्साइटेड होकर अनाया का वेलकम किया। लिविंग रूम में एंटर करते ही अनाया ने हैरानी से पूछा, अंकल कियारा कहाँ है? हरीश कंफ्यूज हो गया, उसे नहीं पता था कि वह क्या कहे। तभी वर्चस्व के खांसने की आवाज़ सुनकर हरीश स्माइल पास करते हुए अनाया से बोला, मुझे कुछ काम है मैडम, मैं अभी आता हूँ। अनाया ने शॉक्ड होकर हरीश की तरफ देखा और बोली, अंकल मुझे आपसे तो यह उम्मीद नहीं थी कि आप भी झूठ बोलेंगे। अनाया वर्चस्व की तरफ देखती रही। आखिर वर्चस्व उसे क्या समझता था? क्या वह कोई इडियट है? उसे समझ में नहीं आता कि गौरव और कियारा का नाम उसे यहाँ वापस लाने के लिए यूज़ किया गया था। वर्चस्व सिर्फ ये चाहता था कि अनाया यहाँ आए और उसके लिए खाना बनाए, बस। वर्चस्व पैलेस में एंटर करते ही हमेशा की तरह शॉवर लेने के लिए बेडरूम में चला गया। अनाया ने मुट्ठियां कसकर गहरी सांस ली और अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया। वह डिनर बनाने के लिए किचन में चली गई। वर्चस्व नीचे आया तो उसे मेड ने बताया कि अनाया किचन में डिनर रेडी कर रही है। ये सुनते ही वर्चस्व का मन काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गया था। हालांकि यह सिर्फ तब तक था जब तक वह डाइनिंग हॉल में नहीं गया था। जैसे ही उसने डाइनिंग टेबल पर रखी हुई डिशेज को देखा, उसकी आईब्रो चढ़ गई। उसमें सारी डिशेज वह थी जो वर्चस्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पास्ट में अनाया इस तरह की डिशेज बनाने से बचती थी, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वर्चस्व ने सीरियस होकर अनाया से पूछा, अनाया क्या तुमने जानबूझकर यह सारी डिशेज बनाई है? अनाया ने स्माइल करते हुए वर्चस्व की तरफ देखा और अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, हाँ मैंने देखा आप थोड़ी देर पहले खांस रहे थे, इसलिए मैंने जानबूझकर इस तरह की डिशेज बनाई कि आपकी खांसी ठीक हो जाए। मुझे लगता है आपको थोड़ी सर्दी भी हो गई है, इसलिए मैंने अदरक का सूप भी बनाया। वर्चस्व ने पिछले कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। उसे लगा था कि अनाया के वापस आने के बाद कम से कम आज उसे पेट भर के खाना खाने को मिलेगा, लेकिन अब उसे ऐसा लगा जैसे ये सारी डिश देखकर उसका दम घुट रहा हो। वर्चस्व गुस्सा होना चाहता था और यह सारी डिशेज उठाकर फेंक देना चाहता था, लेकिन उसने अनाया के एक्सप्रेशन देखे। उसके फेस पर अजीब सी शरारत थी और वह क्यूट लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनाया ने जानबूझकर वर्चस्व को चिढ़ाने के लिए ये सारा खाना बनाया है। वर्चस्व ने 2-3 गहरी सांसें ली और अपने गुस्से को एक तरफ करके शांति से खाना खाने बैठ गया। खाने का हर बाइट वर्चस्व के मुंह में घूम रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह उसे कैसे गले से नीचे उतरे। वह बस जैसे तैसे ये खाना खत्म कर देना चाहता था। खाना खाते वक्त अनाया ने चोर नज़रों से कई बार वर्चस्व की तरफ देखा। हालांकि वह एक्सप्रेशन लेस लग रहा था और वह खाने को ठीक से चबा तक नहीं रहा था। जाहिर था उसे यह खाना अच्छा नहीं लग रहा था। अनाया ने वर्चस्व को सबक सिखाने के लिए इस तरह का खाना बनाया था। हालांकि वर्चस्व को परेशान करके उसके दिल में खुशी हुई थी, लेकिन वर्चस्व भूखा रह गया था, इसलिए अनाया का दिल अजीब से दर्द से भर गया। वह कभी भी जानबूझकर इस तरह की हरकतें नहीं करती थी। अनाया ने बेसिकली सोचा था कि वर्चस्व ये खाना देखकर उसके साथ झगड़ा करेगा। अनाया भी उसके साथ बहस करके यहाँ से वापस हॉस्टल चली जाना चाहती थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वर्चस्व किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठ जाएगा और शांति से खाना खा लेगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस नकचढ़े इंसान की पर्सनैलिटी में इतने चेंज कैसे आने लगे हैं। डिनर खत्म होने के बाद वर्चस्व को आरके ग्रुप के यूरोपीय ऑफिस से कॉल आया और वह स्टडी रूम में चला गया। हरीश स्माइल करते हुए अनाया के पास आया और बोला, मैडम क्या आप अभी भी युवराज से नाराज है? हरीश की एज 50 साल से भी ज़्यादा थी। उसे अनाया को खुद के छेड़ने पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। आखिर उसने वर्चस्व के झूठ में शामिल होकर हाँ में हाँ मिलाई थी। वह अभी भी अनाया से हमेशा की तरह बात करता रहा। हरीश ने फिर पूछा, क्या मिस आहूजा की वजह से आप युवराज से नाराज है? अनाया की शौक से आंखें फैल गईं। हरीश को भी इसके बारे में पता था। अनाया को समझ में नहीं आ रहा था वह क्या कहे। हरीश ने सिर्फ अंदाज़ा लगाया था, लेकिन वह श्योर था कि उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। अनाया ने अपने होंठ भींच लिए लेकिन बोली कुछ नहीं।
कुछ सेकंड रुककर हरीश फिर बोला, मैडम, मैं युवराज के साथ आपके रिश्ते के बारे में नहीं पूछना चाहता। मुझे नहीं पता कि युवराज और मिस आहूजा के बीच क्या हुआ, लेकिन आप शायद नहीं जानती, आपके वापस आने से पहले युवराज ने जितनी भी रोल्स रॉयस का थी सबको गैराज से बाहर निकालने का को ऑर्डर दिया था। लेकिन क्यों? कहते हुए अनाया शोक से उछल पड़ी। हरीश अपने कंधे उछालते हुए बोला, मुझ जैसे बुजुर्ग को कैसे समझ में आएगा कि आजकल के जवान लड़कों के मन में क्या चलता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आपके साथ जरूर कुछ लेना देना है। अनाया को याद आया कि उसने अजय से कहा था कि उसे रोल्स रॉयस फैंटम पसंद नहीं है, उसे वह का नव्या के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। उसने इंटरनेट पर देखा था कि नव्या उस कार में बैठी थी, लेकिन दोपहर में अनाया टेम्परामेंटल हो रही थी। उसने लापरवाही से वह बात कह दी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वर्चस्व उसकी बात को सीरियसली लेगा, लेकिन वर्चस्व की हरकतें अनाया की उम्मीद से अलग थी। जब भी वर्चस्व किसी प्रोफेशनल काम के लिए जाता था, वह सबसे ज़्यादा रोल्स रॉयस फैंटम को ही पसंद करता था, एवं तरह से वह उसका को यूज़ करने का आदी हो चुका था। लेकिन उसने अनाया के एक सेंटेंस बोलने पर इतनी ईजिली उसका को छोड़ दिया। अनाया के दिल में इमोशंस का तूफान उमड़ पड़ा। उसका माइंड इस कदर ब्लैंक हो गया था कि न तो वह कुछ सोच पा रही थी और न ही उसे कुछ समझ में आ रहा था। वह अपने बेडरूम में वापस चली गई। जैसे ही उसने अंदर एंटर किया, उसकी शौक से आंखें फैल गई। मास्टर बेडरूम की बड़ी सी विंडो के पास में ट्रांसलूसेंट बबल स्विंग चेयर रखी थी। उसे नहीं पता कि यह कब आए। अनाया जानती थी कि यह इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। स्विंग में सॉफ्ट सा एक पिंक कलर का पिलो था। झूले के नीचे पिंक कलर का वेलवेट का कारपेट बिछा था जिस पर स्टार्स बने थे। उसके लेफ्ट साइड में इंडोर बोनसाई का एक बंच रखा हुआ था और उसके राइट साइड में एक छोटी सी टेबल थी जो एक कप कॉफ़ी और एक बुक रखने के लिए परफेक्ट थी। स्विंग चेयर पर बैठकर बड़ी सी विंडो के सामने झील का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता था। अनाया इतनी शॉक में थी कि हिल भी नहीं रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग चकरा रहा है। क्या वर्चस्व सच में नव्या से शादी करने वाला है और उसने नव्या के लिए ये स्विंग चेयर लगाई है? सोचते हुए वह मास्टर बेडरूम के डोर से जोर से टकरा गई। उसके टकराने की आवाज़ बहुत तेज थी। स्टडी रूम बेडरूम से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं था और उसका डोर भी ओपन था। आवाज़ सुनकर वर्चस्व स्टडी रूम से निकलकर बाहर आ गया। उसने देखा अनाया डोर से टिकी मुंह खोल खड़ी थी। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वर्चस्व स्विंग चेयर की तरफ देखा और बुढ़ा सा मुंह बनाते हुए बोला, कियारा सच में इडियट है। मुझे उसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। उसी ने कहा था कि यह स्विंग चेयर तुम्हें पसंद आएगी। इस बार अनाया पहले से भी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। वह मुंह फाड़कर वर्चस्व को देख रही थी। वह बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, क्या यह में मेरे लिए है? वर्चस्व बोला, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए है। तुम्हें क्या लगा और किसके लिए होगी? लेकिन उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने स्विंग चेयर को बाहर निकालने के लिए सर्वेंट को बुलाया। वर्चस्व अनाया को यह सब नहीं बता सकता था, लेकिन जब अनाया गुस्से में थी और उससे बात नहीं कर रही थी तो उसने आकाश से पूछा था कि लड़कियों को कैसे मनाना चाहिए। तब आकाश ने कहा कि उनके लिए शॉपिंग करो, इसलिए उसने कियारा को कॉल किया और उसे अनाया के लिए एक गिफ्ट चूज़ करने के लिए कहा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी कज़िन ऑलरेडी एक बेवकूफ़ लड़की है। हालांकि उसने कियारा और आकाश को नहीं बताया था कि वह अनाया को मनाना चाहता है और उन दोनों की बातों में आकर वर्चस्व ने अनाया के लिए ये स्विंग चेयर खरीद लिया। अरे रुको, कहते हुए अनाया ने सर्वेंट को रेक दिया, जो वर्चस्व के बुलाने पर स्विंग चेयर को बाहर निकालना आया था। वह वर्चस्व की तरफ देखकर बोली, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं ये रखना चाहती हूँ। अनाया काफ़ी टाइम से मास्टर बेडरूम की बड़ी सी चेयर को झूले पर बैठकर झील को देखना चाहती थी। वर्चस्व की फेस के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। वह थोड़ा सा शॉक भी था। क्या सच में अनाया को ये स्विंग चेयर पसंद आया था? अगर उसे यह पसंद आया तो वर्चस्व के लिए बहुत खुशी की बात थी। वर्चस्व की खुशी से आंखें चमक गईं। उसने अपनी आंखों की खुशी छुपाने के लिए अपनी नज़रें नीची कर लीं और अपने हाथ के इशारे से सर्वेंट को वापस जाने के लिए कहा। अनाया जल्दी से जाकर स्विंग चेयर पर बैठ गई। स्विंग चेयर का इंटरनल डिज़ाइन बहुत खूबसूरत था और कंफर्टेबल भी था। अनाया का मूड पहले से काफ़ी अच्छा था। उसने वर्चस्व की तरफ देखकर स्माइल पास की और बोली, मुझे ये स्विंग अच्छा लगा, थैंक यू सो मच युवराज। वर्चस्व ने अपने होंठ भींच लिए। वह अभी भी उसे युवराज कह रही थी। इसका मतलब साफ था अनाया का मूड अभी ठीक नहीं था। वर्चस्व ने अनाया से कहा, अनाया मेरे साथ चलो। अनाया ने कन्फ्यूजन से पूछा, कहाँ? वर्चस्व ने अनाया को गैराज में ले गया। अनाया वर्चस्व के गैराज में पहली बार आई थी। वर्चस्व के पहले इसका गैराज बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था और 3 स्टोरी में डिवाइडेड था। उसमें वर्ल्ड की टॉप लग्जरी कार रही थी। उनमें से कई तो लिमिटेड एडिशन वाली ऐसी कार थी जो दुनिया में ईजिली अवेलेबल भी नहीं थी। अनाया चौंक गई। वह नहीं जानती थी कि उसे कैसा लग रहा था। चारों तरफ कार्स थी जैसे ये कोई कार का एग्जीबिशन हो। वर्चस्व की नज़र में फुटवियर, ड्रेस, ज्वेलरी यह सभी लड़कियों के लिए डेली यूज़ की चीज़ें थीं। अगर वह ये सब अनाया के लिए खरीदता तो उसे गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता था। का ऐसी चीज़ थी जो वह अनाया को गिफ्ट में दे सकता था। ग्राउंड फ्लोर उन कार्स से भरा हुआ था जिन्हें जनरली यूज़ किया जाता था, जिसमें दर्जनों स्पोर्ट कार और कई ऑफ रोड कार्स थीं।
बुगाटी कायरन सुपर स्पोर्ट, बेंटली फ्लाइंग, BMW i7, मर्सिडीज मेबाक, रेंज रोवर, फरारी 250, लेकिन उनमें एक भी रोल्स रॉयस नहीं थी। अनाया को याद आया कि हाउसकीपर हरीश ने उसे क्या कहा था। अनाया का दिल अजीब सी फीलिंग से भर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसा फील कर रही थी। कार को वाइट डिस्प्ले स्टैंड पर रखा गया था और देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह लग्जरी कार के म्यूजियम में खड़ी हो। अनाया हैरान होकर बोली, ये सारी कार्स आपकी है? आपने ही पूछे गए क्वेश्चन पर अनाया को थोड़ा एम्बेरस फील हुआ। अगर वह कार्स वर्चस्व की नहीं होती तो उसके गराज में क्या कर रही थी? अनाया फिर बोली, आपने इतनी सारी कार्स क्यों खरीदी? वर्चस्व ने अनाया के सामने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया कि वह उसे मनाने के लिए इतने पापड़ बेल रहा है। वह बोला, मुझे कार खरीदना अच्छा लगता है। अनाया ने होंठ सिकोड़ लिए। वैसे भी अगर आपके पास बहुत पैसा हो तो आप सन की हो सकते हैं। ऐसा लगा जैसे वर्चस्व ने अनाया के मन में चल रहे थॉट्स को रीड कर लिया। वह अनाया की तरफ देखकर बोला, कुछ लोग टाइम पास करने के लिए एंटीक चीज़ों को कलेक्ट करना पसंद करते हैं। कुछ लोग लिमिटेड एडिशन वाली वाइन का कलेक्शन बनाते हैं। मुझे इस तरह की लग्जरियस चीज़ों के कलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने कार का कलेक्शन बनाया। वर्चस्व ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा। वह दोनों किसी रोमांटिक कपल की तरह लग रहे थे। अनाया ये देखकर थोड़ी हैरान हो गई। उसने वर्चस्व के हाथ से अपना हाथ खींच लिया और दीवार पर लगे साइन बोर्ड को देखा। वह लोग गराज के एरिया ए तरफ जा रहे थे। एरिया ए बहुत बड़ा था और वहाँ 40 से भी ज़्यादा कार खड़ी थीं। लेकिन वे सभी कार फीमेल ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छी थीं। उनमें पोर्शन 911 से लेकर फरारी GTC 4 न्यू तक थी। कुछ कार्स छोटी थी और उनके कलर बिल्कुल भी वर्चस्व की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नहीं थे। उनमें रेड कलर, डार्क ब्लू कलर और येलो कलर तक थे। अनाया ने जब उन कार्स पर नज़र डाली तो उसमें सबसे सस्ती कार मर्सिडीज बेंज थी। ऐसा नहीं था कि अनाया ने कभी किसी अमीर फैमिली को नहीं देखा था। बर्बाद होने से पहले बंसल फैमिली भी कंट्री की टॉप 10 फैमिली में से एक थी, लेकिन वह भी वर्चस्व के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थी। वर्चस्व ने अपनी चिन से उन सारी कार्स की तरफ इशारा किया और बोला, जो तुम्हें पसंद हो तुम वह कार ले लो। अनाया ने हैरानी से वर्चस्व की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे का नहीं सुपरमार्केट से सब्जियां लेने के लिए कह रहा हो। अनाया ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं का चूज करूं? वर्चस्व ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और बोला, क्या तुम्हें इनमें से कोई का पसंद नहीं है? वर्चस्व ने ये सारी कार्स आज ही मंगाई थीं। उसे नहीं पता था कि अनाया को कौन सा ब्रांड और मॉडल पसंद आएगा, इसलिए उसने जो भी टॉप कार्स थी वह सब अनाया के लिए खरीद लीं, ताकि अनाया अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी का यूज़ कर सके। वर्चस्व बोला, ये सारी कार्स तुम्हारी हैं, जो तुम्हें पसंद हो तुम वह यूज़ कर सकती हो। अनाया को यकीन नहीं हुआ। वह अपने पैरों के पंजों की बल खड़ी होकर हल्की सी ऊपर उठी और वर्चस्व के फोरहेड को टच करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने वर्चस्व से पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या आपको बुखार है? दूसरे वर्ड्स में कहे तो अनाया पूछना चाहती थी, क्या तुम पागल हो गए हो? वर्चस्व के फेस की एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उसे बाद में एहसास हुआ कि आज रात उसने सच में बहुत स्टूपिड सा बिहेवियर किया है। उसने पहले अनाया को पैलेस लाने के लिए कियारा और गौरव का नाम यूज़ करने जैसा घटिया बहाना बनाया। उसने अनाया की बनाए हुए ऐसे खाने को भी खा लिया जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसने रूम में वह स्टूपिड सा स्विंग चेयर लगाया। अब जब वह अनाया से कार चूज़ करने के लिए कह रहा है तो वह कर चूज़ करने की जगह उससे तबीयत के बारे में पूछ रही है। वह सच में एक स्टूपिड की तरह ही बिहेव कर रहा था। आकाश के दिमाग में तो यूं ही कचरा भरा हुआ है। मैं भी उस बेवकूफ़ की बातों में आ गया जिसने कहा था कि लड़कियों को गिफ्ट देकर ईजिली मनाया जा सकता है, लेकिन ये सारे आइडिया उसकी वाइफ पर काम नहीं किए। ये सब एकदम यूजलेस थे। बकवास। अनाया ने वर्चस्व उसके फेस को देखा और बोली, युवराज आपको क्या हुआ? वर्चस्व ने अपने होंठ भींचे और बोला, कुछ नहीं। कहते हुए वह वहां से चला गया। कोई भी समझ सकता था कि उसे गुस्सा आ रहा है। अनाया जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही और अपनी जगह से हिली भी नहीं। वह वर्चस्व को जाते हुए दूर तक देखती रही। वर्चस्व गुस्से में था लेकिन वह अनाया से नाराज नहीं था। अनाया को ऐसा लगा जैसे वह खुद से ही नाराज हो। ये पहली बार था जब अनाया ने वर्चस्व को इस तरह देखा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वर्चस्व ऐसा बिहेव करके क्या करने की कोशिश कर रहा था। वर्चस्व स्टडी रूम में लौट आया और अनाया भी वापस मास्टर बेडरूम में आ गई। उसने उस स्विंग चेयर को देखा और उसमें बैठकर पास में रखे लैंप को ऑन करके एक बुक ओपन कर ली और पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल फ़ोन पर आकाश का टेक्स्ट आया, भाभी आपका और भाई का रेकन्सिलिएशन हो गया क्या? अनाया ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और अपनी बुक को उठाकर नीचे रख दिया। उसने आकाश को रिप्लाई किया, आपको इस बारे में कैसे पता? आकाश ने फिर टेक्स्ट किया, भाभी मुझे सब पता है। अगर आप प्रॉमिस करेंगी कि आप भाई को कुछ नहीं बताएंगी तो मैं आपको भाई के बारे में एक बहुत फनी बात बताऊंगा। अनाया ने कहा, ठीक है, बताइए क्या बताना चाहते हैं? आकाश ने टेक्स्ट किया, भाभी कल भाई ने मुझसे पूछा कि अगर कोई लड़की जो उनकी फ्रेंड भी है और नाराज हो जाए तो उसे मनाने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने भाई के मुंह से लाइफ में किसी के लिए पहली बार फ्रेंड वर्ड का यूज़ करते हुए देखा है। आकाश ने साथ में कुछ हंसने वाले इमोटिकॉन्स भी सेंड किए।
आकाश ने आगे टेक्स्ट किया, भाभी मैंने भाई से उस फ्रेंड को कोई गिफ्ट खरीद कर देने और सॉरी बोलने के लिए कहा था। आपको क्या गिफ्ट मिला? अनाया को समझ में आया कि आज वर्चस्व का जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर था वह सब उसे खुश करने और उससे माफ़ी मांगने के लिए था। वर्चस्व ने उसके लिए कियारा की बातों में आकर यह स्विंग चेयर जैसी छोटी चीज़ खरीदी और फिर उसने सोचा कि यह गिफ्ट उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए उसने 40 से ज़्यादा लग्जरी कार्स खरीद डाली। अनाया का माइंड ब्लैंक हो गया, उसका दम घुट रहा था। वह इतनी ज़्यादा शॉक में थी कि कुछ सेकंड के लिए अपनी पलकें भी नहीं झपका पाए। अनाया को समझ में नहीं आ रहा था कि वर्चस्व आखिर किस बात का शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। अगर वह गिल्टी फील कर रहा था तो इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत थी? वह सीधा सीधा सॉरी बोलकर माफ़ी क्यों नहीं मांग लेता? अनाया के लिए ये सब बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला और फनी था। आकाश अभी भी वर्चस्व के बारे में गॉसिप करना चाहता था, लेकिन अनाया ने उसे पोलाइटली थैंक यू बोला और बात खत्म कर दी। तारांकन। वर्चस्व एक्सप्रेशन लेस होकर स्टडी रूम में अपनी लेदर चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने कंपनी के न्यू सीजन की रिपोर्ट थी, जिसे उसके हाथ में पकड़े हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था, बट उसने एक वर्ड्स भी रीड नहीं किया था। उसके माइंड में अनाया का फेस घूम रहा था। वह कितनी ज़्यादा स्वीट, क्यूट और चार्मिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी अभी वह कितनी ज़्यादा उदास और गुस्से में रहने लगी है। जब उसने स्विंग चेयर और कार्स को देखा वह तब भी खुश नहीं हुई। वर्चस्व ने अपनी आईब्रोज को मसला और फ्रस्ट्रेट होकर सोचा, मेरी वाइफ दूसरी लड़कियों की तरह क्यों नहीं है? आखिर मेरी वाइफ को मनाना इतना मुश्किल क्यों है? वर्चस्व को आइडिया आया, क्यों न उसे सारा से पूछना चाहिए कि वह अनाया को कैसे मनाए। फिर उसने खुद ही अपने इस थॉट को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, सारा पहले उसे डांटेगी और फिर बिना किसी हेसिटेशन के उसके कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगी। तभी वर्चस्व के मन में गौरव का ख्याल आया और इस ख्याल के आते ही वर्चस्व और भी इरिटेट हो गया। वह छोटा गंजा खतरनाक साला पहले उसका मजाक उड़ेगा और फिर अनाया को डिवोर्स लेने के लिए मोटिवेट करेगा। वर्चस्व ने अपने माइंड में आ रहे सारे थॉट्स को कंट्रोल किया और दोबारा अपनी कंपनी की रिपोर्ट फाइल पर अपनी नज़रें जमा लीं। तभी सडनली डोर लॉक करने की आवाज़ आई। वर्चस्व ने बिना सिर उठाए कहा, कम इन। अनाया ने जैसे ही स्टडी रूम में एंटर किया उसने देखा कि वर्चस्व हमेशा की तरह अपनी ऑफिस की फाइल्स को स्टडी कर रहा है। वर्चस्व ने सोचा था कि हरीश होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनाया स्टडी रूम में आकर उससे बात करने का इनिशिएटिव लेगी। वर्चस्व ने कुछ भी नहीं कहा और अनाया के बोलने का वेट करने लगा। वर्चस्व की हरकतें देखकर अब अनाया को और भी ज़्यादा यकीन हो गया था कि आकाश झूठ नहीं बोल रहा था। अनाया को समझ में आ रहा था कि वर्चस्व अपनी हरकतों के लिए एम्बिगियस था और उसने बिहाइंड द बैक अनाया को मनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे, लेकिन सामने ऐसे शो किया जैसे वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। अनाया ने अपने मन ही मन एक प्लान बनाया। वह वर्चस्व के डेस्क के सामने झुक गई और उसकी आंखों में देखकर बोली, आपकी कार कहाँ है जिसे आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे? मैंने उसे फेंक दिया, उसने लापरवाही से कहा, जैसे करोड़ों की कार को फेंकना गोभी फेंकने के बराबर हो। अनाया ने फिर पूछा, आपने उस कार को क्यों फेंक दिया? क्या आपने अपनी सारी रोल्स रॉयस फेंक दी? वर्चस्व को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने अनाया की तरफ देखा तो अनाया का फेस हल्का सा नीचे की तरफ झुका हुआ था और उसके फेस पर शैतानी साफ साफ नजर आ रही थी। वह अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से वर्चस्व को ही देख रही थी। वर्चस्व ने पूछा, अनाया क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? अनाया बहुत ईमानदार थी और वह अपने साथियों का नाम लेकर उन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। उसने साफ साफ मना कर दिया, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे कोई क्या कह सकता है? वर्चस्व बोला, मैं उसे फेंकना चाहता था इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। हालांकि रोल्स रॉयस फैंटम उसकी फेवरेट कार थी और अगर अनाया उसमें बैठने से मना नहीं करती तो वर्चस्व उसे कभी नहीं फेंकता। इतना कहने के बाद वर्चस्व ने रिपोर्ट रीड करने के लिए वापस अपना सिर नीचे झुका लिया। ये वही रिपोर्ट थी जिसे वह पिछले आधे घंटे से बिना रीड किया देख रहा था और उसने एक वर्ड्स भी नहीं देखा था। अनाया ने नोटिस किया कि वर्चस्व थोड़ा गुस्से में था और उससे बात नहीं करना चाहता था। हालांकि अनाया ने जब वर्चस्व के रात के बिहेवियर के बारे में सोचा तो उसने एक गहरी सांस ली और अंदर ही अंदर खुद को समझाया, हस्बैंड वाइफ को हमेशा ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। रूठे रहने से कभी भी रिश्ते सही ढंग से नहीं चलते, इसलिए उसे झगड़ा नहीं करना है। अनाया कुछ सेकंड चुप रही और बोली, वर्चस्व जब मैंने पहली बार उस स्विंग चेयर को देखा तो मुझे लगा कि आपने वह नव्या के लिए खरीदी है। अनाया की बात सुनकर वर्चस्व के दिल पर तो जैसे बिजली सी गिर पड़ी। एक सेकंड के अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके फेस के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। वह शॉक्ड होकर बोला, इससे नव्या का क्या लेना देना? वर्चस्व ने अनाया को खुश करने के लिए वह स्टूपिड सा गिफ्ट खरीदा और अनाया ने सोचा कि वह उसने नव्या के लिए खरीदा है। आखिर अनाया के मन में क्या चल रहा था? सोचते हुए वर्चस्व के फेस पर जो नाराजगी और नफरत थी वह उसने बिल्कुल भी नहीं छुपाए। अनाया फिर बोली, वर्चस्व क्या आप सोशल मीडिया पर ऑनलाइन नहीं जाते? क्या आपने इस सब के बारे में नहीं सुना? हर कोई कह रहा है कि आप और नव्या एक दूसरे के करीब है और आप मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो मैं तो यही समझूंगी ना कि नव्या अब इस घर में आने वाली है और मुझे आपकी वाइफ की जगह छोड़ना है। वर्चस्व बिना पलके झपकाए कंटिन्यू अनाया को देख रहा था। उसके फेस पर सार्काज्म और आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अनाया बोली, आप मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? जैसे मैं कोई इडियट हूं।
मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं अनाया। जब दूसरे लोग कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ का प्लेस छोड़ने वाली हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच में तुम मेरी वाइफ का प्लेस छोड़ने वाली हो। अगर नव्या तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करेगी तो क्या तुम कुछ नहीं करोगी? तुम हमारी शादी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करोगी क्या? कहते हुए वर्चस्व की सांस चढ़ने लगी, उसका गुस्सा बढ़ रहा था। शुरू में वर्चस्व थोड़ा उदास था, लेकिन जब उसने अनाया की बात सुनी तो उसका गुस्सा फट पड़ा। वह चीखते हुए बोला, अगर कोई भी आकर मुझे तुमसे छीनने की कोशिश करेगा तो क्या तुम मुझे इतनी आसानी से जाने दोगी? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी पॉसेसिवनेस नहीं है? अनाया, मैं तुम्हारा हूं यार, क्या तुम मुझ पर थोड़ा सा भी हक नहीं जताओगी? वर्चस्व की बातें सुनकर अनाया के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। अनाया को भी गुस्सा आ गया और वह भी चीखते हुए बोली, जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मैं कैसे आप पर अपना हक जाता हूँ? वर्चस्व ने अनाया की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? जैसे ही वर्चस्व ने बोलना बंद किया, स्टडी रूम में सन्नाटा छा गया। अनाया की आंखों में आंसू थे। उसने शॉक्ड होकर वर्चस्व को देखा और सोचा, वर्चस्व के कहने का क्या मतलब है? क्या वह सच में मुझसे प्यार करता है? वर्चस्व ने अपने पतले होठों को भींचकर डाउटफुल नज़रों से अनाया के एक्सप्रेशन को देखा और फिर उसकी तरफ से फेस टर्न कर लिया। वर्चस्व ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली तो उसके माइंड में अनाया का आंसुओं से भीगा हुआ फेस घूम रहा था। वर्चस्व का दिल दुख गया था। वर्चस्व फिर से पलटा और अपनी उंगलियों से अनाया की आंखों से बहने वाले आंसुओं को पोंछने लगा। वर्चस्व ने अपने दिल में उमड़ते हुए इमोशंस को कंट्रोल किया और अनाया से बोला, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अनाया कंटिन्यू वर्चस्व को ही देख रही थी। वह चाहती थी कि वर्चस्व उससे वही वर्ड्स दोबारा कहे जो उसने अभी अभी कहे थे, लेकिन वर्चस्व ने फिर से प्यार वर्ड्स का जिक्र तक नहीं किया। अनाया मन ही मन में बोली, मुझे आई लव यू कहो वर्चस्व, लेकिन उसने अपने मुंह से यह वर्ड्स कहने की हिम्मत नहीं की। उसने वर्चस्व की तरफ देखा और बोली, वर्चस्व मुझसे माफ़ी मांगो। वर्चस्व ने खतरनाक तरीके से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके फेस के एक्सप्रेशन बहुत बुरे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनाया उससे माफ़ी मांगने के लिए कह रही है। अनाया ने नोटिस किया कि वर्चस्व का गुस्सा बढ़ने लगा है और उसकी एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं। उसने अपने आप को कंट्रोल किया और अपने मुंह से निकलने वाले वर्ड्स को करेक्ट करते हुए बोली, क्या आप मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं? वर्चस्व का फेस गुस्से से लाल हो गया। उसने सीधे सीधे कहा, नहीं। अनाया चाहती थी कि वर्चस्व सॉरी बोले और सारा मैटर यहीं खत्म कर दे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अनाया का नेचर कितना अच्छा था, लेकिन अब वर्चस्व के मना करने से सारी चीज़ गड़बड़ हो गई थी। अनाया ने वर्चस्व से कहा, वर्चस्व आपने मेरे साथ गलत किया। आपने मुझे ये बात छुपाने के लिए अपने असिस्टेंट और सर्वेंट का भी यूज़ किया। आप नव्या को लेने गए थे। क्या आपको अपनी गलती के लिए मुझसे माफ़ी नहीं मांगना चाहिए? अगर आप अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन मैं अभी भी आपसे नाराज़ हूँ। अनाया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वर्चस्व इतना अजीब क्यों था। अपनी गलती होने पर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर ऐसा था तो उसे सबक सिखाया जाना चाहिए था। अनाया गुस्से में पलटी और तेज़ कदमों से बाहर की तरफ चली गई। स्टडी रूम का डोर पहले से ही ओपन था। तेज कदमों की आवाज़ आए और वर्चस्व ने स्ट्रांग फोर्स से अनाया को पकड़कर वापस स्टडी रूम में अंदर खींच लिया और दीवार से अगेंस्ट जोर से प्रेस कर दिया। अगले ही पल वर्चस्व के होंठ अनाया के होठों पर थे। अनाया कहना चाहती थी कि छोड़ो मुझे, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पाए। वर्चस्व की किस बहुत स्ट्रांग और कुछ हद तक वायलेंट भी लग रही थी। अनाया ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और पूरे फोर्स के साथ वर्चस्व के सीने पर पंच मारा। अनाया जितना वर्चस्व को रेजिस्ट कर रही थी, वर्चस्व के दिल की आग उतनी ही ज़्यादा भड़क रही थी। अनाया उसे जितनी बार मार रही थी, हर बार वह पहले से भी ज़्यादा एग्रेसिव होने लगा था। पता नहीं कितनी देर बाद अनाया को फील हुआ कि वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही है और उसके सीने में दर्द होने लगा है। उसकी बॉडी पूरी तरह से ढीली पड़ गई थी और वह ठीक से खड़ी होने के लिए वर्चस्व का सहारा ले सकती थी। फाइनली वर्चस्व ने उसे छोड़ दिया। वर्चस्व ने अपना सिर अनाया के सिर से टिकाया और धीमी आवाज़ में बोला, अनाया तुम्हारा गुस्सा आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अनाया का पूरा फेस लाल हो गया था। उसे ये भी पता नहीं था कि वह शर्म से लाल था या इसलिए कि उसे इतनी देर तक वर्चस्व ने ज़बरदस्ती किस किया था और वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। अनाया ने तीखी की नज़रों से वर्चस्व को देखा और बोली, मुझे जाने दो। लेकिन वर्चस्व की आंखों में तो उसके करीब आने की डीप डिजायर नजर आ रही थी। वर्चस्व ने अनाया का फिर से सिर पकड़ लिया। अनाया गुस्से में घूरते हुए फिर बोली, वर्चस्व क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा मुझे जाने दो। अब अनाया इसलिए नाराज़ नहीं थी कि वह नव्या को लेने गया और उन दोनों के बारे में इंटरनेट पर इतनी अफवाहें फैली थी। अब वह इसलिए नाराज़ थी कि वर्चस्व ने उससे माफ़ी नहीं मांगी और उसे ज़बरदस्ती किस भी किया। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? वर्चस्व ने उसे नहीं छोड़ा। अनाया वर्चस्व का कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उसने वर्चस्व को घूर कर देखा। वर्चस्व को लगा कि अनाया के होठों पर स्वेलिंग आ गई है। उसके लिप्स पहले से भी ज़्यादा रेड नज़र और खूबसूरत नज़र आ रहे थे। वर्चस्व ने अपने हाथ का अंगूठा अनाया की आंखों के कोनों पर लगाया और बोला, अनाया मुझे इस तरह से घूर कर मत देखो। अनाया ने पहले से भी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से वर्चस्व को घूरा और गुस्से में बोली, मैं आपको घूर कर क्यों न देखूं?
वर्चस्व हल्का सा झुक गया। वर्चस्व की गर्म सांसें अनाया की गर्दन से टकरा रही थीं। उसने अपने होंठ अनाया के कान पर लगाकर कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हारी आंखें तो ऐसी हैं, अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो मैं इनमें डूब जाऊंगा। कहते हुए अनाया ने गुस्से में वर्चस्व उसको धकेला। वर्चस्व संभल नहीं पाया और पीछे हट गया। अनाया ने स्टडी रूम के डोर को ओपन करके बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वर्चस्व ने उसे तेज फोर्स के साथ वापस खींच लिया और धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाजा बंद हो गया। तभी वर्चस्व ने किसी दूसरी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स कहे। अनाया को ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो। उसने फिर से वर्चस्व की तरफ देखा और बोली, क्या कहा आपने अभी? वर्चस्व ने अपनी आंखें घुमाईं और बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। अनाया ने अपने फेस पर फेक स्माइल सेट की और बोली, युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह, मैं पहले आपको बताना भूल गई थी कि मुझे इटालियन भी आती है। वर्चस्व ने अपनी आंखों से कोड़ लीं। ऐसा लगा जैसे उसका मूड बुरी तरह खराब हो गया हो। वर्चस्व का फेस तमतमाने लगा। अगर आरके ग्रुप ऑफ कंपनी का कोई एम्प्लॉय वर्चस्व को इस तरह से गुस्से में देख ले तो वह सांस लेने की भी हिम्मत ना करें। हालांकि वर्चस्व की बॉडी और दरवाजे के पीछे दीवार के बीच फंसे होने के बावजूद भी अनाया के फेस पर डर का कोई नामो निशान तक नहीं था। उल्टा उसके फेस पर गजब का एटीट्यूड था, जैसे उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड हो। अनाया अब भी वर्चस्व को घूर रही थी, बस अब उसके फेस पर गुस्से की जगह शरारत वाले एक्सप्रेशन थे। शायद अनाया खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी नज़रें वर्चस्व को सच में करीब आने के लिए इनवाइट कर रही थीं। वर्चस्व ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। अगर उसे पता होता कि अनाया को इटालियन आती है तो वह किसी और लैंग्वेज में बोलता। थोड़ी देर बाद वर्चस्व ने हेल्पलेस होकर कहा, अब तो तुम खुश हो ना? अनाया ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं, मैं मदर टंग में सुनना चाहती हूँ। अनाया चाहती थी कि वर्चस्व उससे सब बातें साफ साफ कहे। वर्चस्व का जिस तरह का कैरेक्टर था, अगर वर्चस्व हमेशा इतना सेक्रेटिव रहा तो फ्यूचर में उन दोनों के बीच में किसी के लिए भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आज की ही बात कर लो तो अगर आकाश अनाया को ये सब नहीं बताता तो अनाया को कभी समझ में नहीं आता कि वर्चस्व ये सारी हरकतें उससे माफ़ी मांगने और उसे मनाने के लिए कर रहा है। अनाया ने वर्चस्व को शांति से देखा और उसके बोलने का वेट करती रही। अगर वर्चस्व उससे सॉरी बोलेगा तो अनाया भी उससे ठीक से बात न करने, उसका कॉल डिसकनेक्ट करने और उसे सॉरी बोलने के लिए मजबूर करने के लिए सॉरी बोलेगी। वर्चस्व ने सॉरी तो नहीं कहा, लेकिन एक बार फिर अनाया के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे दीवानों की तरह चूमने लगा। जितने दिन अनाया उससे दूर रही, एक पल भी ऐसा नहीं गया कि वह वर्चस्व के ख्यालों से बाहर निकली हो। स्पेशली तब जब वह अनाया के बिना मास्टर बेडरूम के बड़े से बेड पर सोता, उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे इतना बड़ा बेड उसका मजाक उड़ा रहा हो। इस वक्त वर्चस्व के हाथ बेकाबू होकर अनाया की पूरी बॉडी पर मूव कर रहे थे। अनाया को छूना वर्चस्व को एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। उसकी बाहों में समाई क्यूट सी लड़की बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। वर्चस्व उससे पहले ही इटालियन लैंग्वेज में सॉरी बोल चुका था और वह समझ भी गई थी, लेकिन फिर भी वह जानबूझकर उसे मदर टंग में सॉरी बोलने के लिए चिढ़ा रही थी। वर्चस्व ने अपनी लाइफ में पहली बार अपनी आंखों के सामने अपना ही फीमेल वर्जन देखा था। अनाया का कैरेक्टर काफ़ी हद तक उससे मिलता था। वर्चस्व को समझ में आ गया था कि अब अनाया उससे नाराज़ नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में शरारत और फेस पर गजब का एटीट्यूड था। अगर वह उसे बहकाने की कोशिश नहीं कर रही थी तो और क्या कर रही थी? सोचते हुए वर्चस्व ने उसे अपनी बाहों में उठाया और स्टडी रूम के बड़े से सोफे पर बैठा दिया। न्यू पैलेस एक स्मार्ट हाउस था। रिमोट कंट्रोल उठाकर बटन प्रेस करने पर चारों तरफ के पर्दे अपने आप बंद हो गए और सोफा बेड में कन्वर्ट हो गया। अनाया ने नहीं सोचा था कि वह स्टडी रूम में आएगी और इस तरह से वर्चस्व की बाहों में फंस जाएगी। न जाने कितनी देर तक वर्चस्व अनाया को प्यार करता रहा। अनाया की सिसकारियों और वर्चस्व की चढ़ती उतरती सांसों के शोर के बीच वर्चस्व बोला, मिसेज सिंह, आई एम सो सॉरी। अनाया थक गई थी, उस पर नींद हावी हो रही थी, उसका माइंड स्लो हो रहा था। फाइनली अनाया को इतना तो समझ में आ ही गया कि वर्चस्व ने उसे सॉरी बोला है। वर्चस्व ने अनाया को ब्लैंकेट से कवर किया और मास्टर बेडरूम में ले गया। वर्चस्व जब भी उसे प्यार करता वह हमेशा ही थक कर सो जाती थी। आज भी वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन बेड पर लेटते ही उसने शॉक्ड होकर अपनी आंखें खोल दीं। वर्चस्व ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और सोचा, क्या उसने अनाया को केयरफुली नहीं सुलाया जिससे उसकी नींद खुल गई। अनाया धीरे से बड़बड़ाई, जब वर्चस्व ने देखा कि वह पूरी तरह से नहीं जागी थी, इसलिए वह पेशेंट के साथ झुककर उसकी बात सुनने लगा। वह नींद भरी आवाज़ में बोली, आई एम सो सॉरी, मैंने आपका कॉल कट किया, आपसे ठीक से बात नहीं। आखिरी के वर्ड्स तो वर्चस्व को समझ में भी नहीं आए। अनाया ने बड़बड़ाना बंद किया और पिलो पर सिर रखकर वापस से सो गई। उसने पहले से ही सोच लिया था अगर वर्चस्व उसे सॉरी बोलेगा तो वह भी वर्चस्व से सॉरी बोलेगी। वर्चस्व की पूरी बॉडी कांप गई। अनाया सॉरी को कितना सीरियसली लेती थी। अनाया का क्यूट सा फेस और इनोसेंट हरकत देखकर वर्चस्व धीमी आवाज़ में खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने रिमोट कंट्रोल उठाकर कुछ बटन प्रेस किए और खिड़की के पर्दे खुल गए। चांद की चांदनी कमरे में बिखर गई और अनाया का फेस और भी ज़्यादा खूबसूरत नजर आने लगा। वर्चस्व को लगा सॉरी ना बोलने वाली उसकी हरकतें सच में थोड़ी फुलिश थीं।
वर्चस्व कुछ देर तक अनाया को देखता रहा और बोला, अनाया, एक दिन हैरी पांचाल ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और आज तुमने भी यही कहा। क्या मेरा प्यार इस तरह से हार जाएगा? मुझे अपने प्यार में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। वर्चस्व ने फिर कहा, या फिर ऐसा है कि तुमने मुझे कभी अपने दिल में जगह ही नहीं दी, इसलिए तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और तुम्हें मेरा प्यार फील ही नहीं होता। वर्चस्व ने अपना हाथ अनाया के धड़कते दिल पर रख दिया और उसकी धड़कनों को फील करता रहा। अफसोस सिर्फ इस बात का था कि उसने जिस इंसान से यह सवाल पूछा था वह इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी और उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी, और शायद कभी उसे पता भी नहीं चल सकता था कि किसी ने उससे ऐसा कोई सवाल भी पूछा था। नेक्स्ट मॉर्निंग अनाया जब जागी तो उसे लगा कि वह ठीक से हिल नहीं पा रही है। कुछ देर बाद उसे फील हुआ कि वह वर्चस्व उसकी बाहों में थी। वर्चस्व की बायोलॉजिकल क्लॉक अनाया के कंपैरिजन में आधे घंटे पहले थी। वह जल्दी उठ गया, लेकिन आज सुबह एक सारा साइज के लिए नहीं गया। जैसे ही अनाया ने अपनी आंखें खोली, वर्चस्व ने उसे हमेशा की तरह चूम लिया और बोला, मैं आज तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। अनाया ठीक से जागी नहीं थी, उसने अपनी पलकें चिपकाई। उसने अपने आप को रिमाइंड कराया कहीं आज उसे कोई काम तो नहीं है। उसे एक इंटरव्यू के लिए जाना था जो रूबी ने वाणी से छीना था, लेकिन वह कल था और आज अनाया के पास कोई काम नहीं था। अनाया ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? वजह से बोला, क्लब। वर्चस्व अनाया को हायर सोसाइटी के सर्कल के बीच में अपने साथ ले जाना चाहता था, वरना लोगों को लगेगा कि वह सच में अनाया को छोड़ने वाला है। अनाया ने हमेशा की तरह मॉर्निंग में अपना मोबाइल चेक करने के लिए उठाया कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट ईमेल या मैसेज तो नहीं है। उसमें गौरव का एक टेक्स्ट था, दीदी, सारा दीदी का एक बॉयफ्रेंड है। मैंने उन्हें होटल द मूनलाइट में कई बार अंदर जाते और बाहर निकलते हुए देखा है। होटल द मूनलाइट यूनिवर्सिटी के पास में एक 5 स्टार होटल थी। सारा का एक नया बॉयफ्रेंड था। ये बात अनाया को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगी। अनाया को याद आया कि वर्चस्व और साहिल उस रात हॉस्टल के कैंपस में एक साथ खड़े थे। उसने वर्चस्व से पूछा, राज, क्या आपको पता है कि साहिल कहाँ रह रहा है? वर्चस्व की आईब्रो उछल गईं। उसे अनाया के मुंह से किसी और मर्द का नाम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बुरे से एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? वर्चस्व का इस तरह का रिएक्शन देखकर अनाया ने खुद ही पूछा, क्या वह होटल द मूनलाइट में रह रहा है? वर्चस्व कोल्ड वॉइस में बोला, अनाया, तुम मेरे सामने दूसरे मर्दों के बारे में बात क्यों करती हो? अनाया ने गुस्से में चिल्लाकर वर्चस्व से शिकायत करते हुए कहा, अगर मैं नहीं जानना चाहती तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछती। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? आप जरा सी बात में इतना एग्रेसिवली रिएक्ट क्यों करते हैं? अनाया की बात सुनकर वर्चस्व को भी गुस्सा आ गया और वह भी तेज आवाज में बोला, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अनाया का दिल भर आया। उसने मासूमियत से वर्चस्व की तरफ देखकर कहा, अगर आप मुझसे नाराज नहीं है तो क्या इतने एग्रेसिवली मुझसे बात क्यों की? वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, मैं एग्रेसिव नहीं था। अनाया ने उसके सीने में अपना मुंह छुपाए और बोली, अगर आप कहेंगे कि आप एग्रेसिव नहीं थे तो सब लोग भी यही कहेंगे कि आप एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि आप एग्रेसिव थे। कहते हुए अनाया अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। वर्चस्व ने अनाया के गाल खींच लिए और उसके गालों पर चूमते हुए बोला, मैं आगे से इतने एग्रेसिवली बात नहीं करूंगा। तारांकन, अनाया का अंदाजा बिल्कुल सही था। सारा साहिल के साथ ही थी और इस सब में रॉकी का हाथ था। एक रात पहले रॉकी ने सारा को कॉल करके कहा कि उसे कोई जरूरी काम है और हेल्प चाहिए। पास्ट में रॉकी और सारा की अच्छी फ्रेंडशिप थी और रॉकी ने कई बार सारा को प्रोटेक्ट किया था, इसलिए सारा मना नहीं कर पाए और रॉकी के बुलाने पर चली गई। जैसे ही वह होटल मूनलाइट के प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंची, उसने देखा कि साहिल बेड पर पड़ा हुआ बुखार से तप रहा था और उसे होश भी नहीं था। सारा पलटकर वहां से जाने वाली थी कि रॉकी ने उसे रोक लिया और बोला, मिस बंसल, साहिल भाई बहुत बीमार है, उन्हें 2 दिन से बुखार है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। सारा का दिल दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। वह बोली, अगर उसे बुखार है तो उसे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे बुलाने से क्या फ़ायदा, ना तो मैं डॉक्टर हूं और ना ही मैं एम्बुलेंस हूं। रॉकी रिक्वेस्ट करते हुए बोला, मिस बंसल, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन साहिल भाई हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी नहीं हैं। मेरे पास आपको बुलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, आप प्लीज़ उन्हें मनाने में हेल्प कीजिए। सारा ने बेड पर पड़े साहिल की तरफ देखा। उसका फेस फीवर की वजह से लाल हो रहा था। उसकी आईब्रोज सिकुड़ी हुई थीं। सारा तंज करते हुए बोली, सोने की एक्टिंग करने वाले इंसान को कोई नहीं जगा सकता और अगर उसे सच में बुखार है तो मुझे खुशी है कि भगवान मेरे भाई का बदला ले रहा है। सारा ने रॉकी से एक साइड हटने के लिए कहा। रॉकी हट गया और उसने सारा को रोका नहीं, लेकिन वह बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था। सारा ने जैसे ही डोर से बाहर निकलने के लिए अपना कदम बढ़ाया, पीछे से साहिल की लड़खड़ाती धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, सारा। साहिल ने अपनी आंखें हल्की सी खोली और सारा की तरफ देखा। उसे बहुत तेज़ बुखार था और उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह बेहोश था और उसका माइंड बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। उसकी नज़रें, लेकिन इस वीकनेस की हालत में भी उसकी नज़रें सारा पर टिकी हुई थीं। साहिल को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी दुनिया सारा ही है। साहिल को लगा कि वह सपना देख रहा है। रॉकी यह सब देखकर हैरान रह गया और सारा भी साहिल की हरकत पर हैरान थी। जब से वह दोनों अलग हुए थे, साहिल ने सारा को कभी भी इस तरह इतने प्यार से नहीं बुलाया था।
सारा के दिल में धीमा धीमा दर्द होने लगा था, जैसे कोई उसके दिल में लगातार सुइयां चुभा रहा हो। ये दर्द बीते हुए उन मोमेंट्स का था जो सारा और साहिल ने एक दूसरे के साथ शेयर किए थे, और अब वह कभी वापस नहीं आ सकते थे। साहिल फिर बोला, सारा यहाँ आओ। रॉकी ने अपने आप को यहाँ अनवांटेड फील किया और वह इन दो प्रेम के पंछियों को अकेला छोड़ना चाहता था। उसने बहुत ही स्मार्टनेस के साथ सारा से कहा, मिस बंसल आप भाई को हॉस्पिटल जाने के लिए एग्री करिए, मैं बाहर आप लोगों का वेट करूंगा। अरे रुको, कहते हुए सारा रॉकी को रोकना चाहती थी, लेकिन रॉकी जैसे पसंद की वेल ट्रेन्ड स्पेशल फोर्स स्किल सिर्फ देखने के लिए नहीं थी। पलक झपकते ही रॉकी वहां से गायब हो गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। साहिल ने सारा की तरफ हाथ हिलाया और फिर से उसका नाम पुकारते हुए उसे अपने करीब आने के लिए कहा। सारा ने अपने होंठ भींच लिए। उसके दिमाग ने कहा कि वह यहाँ से पलटे और सीधा बाहर निकल जाए। उसे इस आदमी के साथ उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सारा का दिल यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। वह कह रहा था कि साहिल बीमार है, उसे उसकी ज़रूरत है। सारा साहिल के करीब चली गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जैसे ही साहिल के करीब जाएगी, साहिल उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेगा। साहिल की बॉडी बुखार से बुरी तरह तप रही थी। भले ही साहिल ने वुलन के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन सारा उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट को फील कर सकती थी। साहिल ने सारा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसका दिल कर रहा था कि वह सारा को अपने सीने में छिपा ले। सारा की बॉडी साहिल के ऊपर झुकी हुई थी और साहिल के हाथ सारा की पतली कमर को छू रहे थे। साहिल ने सारा की गर्दन पर अपना मुंह छुपाते हुए लड़खड़ाता आवाज में कहा, सारा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सारा का माइंड ब्लैंक होने लगा था। साहिल की गर्म सांसें उसकी गर्दन की स्किन को जला रही थीं। साहिल की आवाज में ऐसी तड़प थी जैसे सालों की लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उसे अपना प्यार वापस मिल गया हो। साहिल कहते हुए सारा की बॉडी अकड़ गई। उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। उसने साहिल को दूर नहीं किया। भले ही साहिल बुखार में था, लेकिन उसने इतनी फोर्स के साथ सारा को अपनी बाहों में भर रखा था कि सारा चाहकर भी साहिल से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। सारा ने अपना सिर उठाया और साहिल की आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है, साहिल बोला। उसने एक हाथ से सारा के फेस को पकड़ा और उसका दूसरा हाथ अभी भी सारा की कमर पर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर हो कि अगर उसने सारा को छोड़ा तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। उसकी आंखों में सारा के लिए प्यार और तड़प साफ साफ नजर आ रही थी। साहिल ने धीरे से सारा के होठों को छुआ और बोला, सारा इतने सालों में ये पहली बार है जब तुम मेरे सपनों में इतने शांत बैठी हुई हो, वरना हमेशा ही मुझे छोड़कर चली जाती हो। सारा शॉक्ड रह गई। उसने पलकें झपकाते हुए पूछा, साहिल तुम्हें क्या लगता है तुम सपना देख रहे हो? साहिल ने धीरे से सारा के बालों को सहलाते हुए कहा, 2 सालों में ये 378वीं बार है जब तुम मेरे सपने में आए हो। साहिल कुछ देर चुप रहा और स्माइल करते हुए बोला, अगर यह सपना नहीं होता तो मेरी सारा ने मुझे थप्पड़ मार दिया होता। मेरी सारा का नेचर बहुत खराब है, वह मारपीट करने के लिए सारी दुनिया में फेमस है। सारा ने फील किया कि उसके सीने में इमोशन का तूफान उमड़ पड़ा है। ये फीलिंग्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थीं। 2 साल से बिछड़ने के बाद जब वह साहिल से दोबारा मिली है, तब से यह पहली बार था कि साहिल ने उससे इतने प्यार से और इस तरह की इमोशनल और रोमांटिक बातें कही थी। सारा को नहीं पता था कि साहिल के दिल में उसके लिए इस तरह की फीलिंग्स थी और उसका दिल किसी मासूम बच्चे की तरह नाजुक था। तारांकन, क्या साहिल सारा को अपने करीब लाने में कामयाब हो पाएगा? क्या भूल पाएगी सारा कि साहिल ने प्यार के नाम पर उसे धोखा दिया और उसकी लाइफ और फैमिली को बर्बाद कर दिया? ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल आरके नॉवल पॉडकास्ट के साथ।